हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल पर। नाम तो आपने शायद ही सुना हो, बट यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन के ऊपर ये बेस्ड है। नेशनल अफेयर्स जो है वो हम इस वीडियो में अगले एक दो घंटे में कवर करेंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स और बाकी जो मिसलीनियस टॉपिक्स हैं उनको अपकमिंग वीडियोज़ में कवर किया जाएगा। ये सीरीज़ रेलिवेंट रहेगी आपके स्टेट PCS एग्जाम्स लाइक UP PCS और जो अपकमिंग आपका BPSC एग्जाम है। इसके अलावा UP RO ARO के लिए भी ये सीरीज हेल्पफुल रहेगी। एक साल का करंट अफेयर्स इसमें हम कवर करेंगे और जो वीडियोस रहेंगे वो काफ़ी क्रिस्प, टू द पॉइंट, PYQ बेस्ड रहेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, उनको बिल्कुल पूरी इज्जत से उनको एलिमिनेट किया जाएगा। उनको ऑपरेशन सिंदूर की तरह वहाँ पर ऑपरेशन चलेगा और सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों पर ही अटैक होगा। प्रिसाइज लेक्चर्स रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। पहली न्यूज़ जो आपकी स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वो है त्रिपुरा से रिलेटेड। त्रिपुरा आपको पता है कि जब नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश नाम के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग विद सिक्किम आपको मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे त्रिपुरा जो है, जो बम्बू के लिए बेसिकली जाना जाता है, अब यहाँ पे वो तीसरा राज्य बन गया है जो फुल्ली लिटरेट है। इसके पहले ये जो कारनामा है मिजोरम और गोवा कर चुके हैं। तो मिजोरम जो है उसने सबसे पहले ये चीज़ कही थी कि हम यहाँ पर बन गए हैं फुल्ली लिटरेट स्टेट। उसके बाद गोवा ने ये चीज़ करी थी एंड देन नाउ वी हैव त्रिपुरा इन दिस लिस्ट। ठीक है, और ये जो है, ये जो फुल्ली लिटरेट स्टेट हुआ है अंडर द उल्लास, जिसका नाम है नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम, थर्ड स्टेट बना है। इसके अलावा कुछ रेलिवेंट चीज़ें इस तरह से इंपॉर्टेंट रहती हैं कि कभी कभी जो करंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स या जो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरपर्सन या स्पीकर हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो क्योंकि न्यूज़ में है तो आप याद रख सकते हो कि डॉक्टर प्रमोद सावंत ही डिक्लेयर्ड गोवा। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन CM थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था, बट यू नीड टू रिमेंबर कि ठीक है जो CM है उनका नाम क्या है। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं। नंबर गेम आप इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एक कैच यहाँ पर ये है कि मिजोरम जो हमने देखा नंबर 1 है, उसके पहले लद्दाख ने ये चीज़ पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। बट वो लिस्ट जो है, हम स्टेट की जब पढ़ते हैं तो मिजोरम को इंक्लूड करते हैं, लद्दाख को नहीं करते, क्योंकि लद्दाख इज़ नॉट द स्टेट, वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना चाहिए। कहीं पर ट्विस्ट करे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल जो आने लगे हैं तो वहाँ पर याद रखिएगा लद्दाख वाज द फर्स्ट UT। ठीक है, दिल्ली मार्ग में चले जाना, याद रखना ये चीज। इसके अलावा दूसरा है 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। तो 25 जून 2025, एकदम 25 का आंकड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये आंकड़ा और डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जब आप एसेज लिखोगे एग्जाम्स में तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस, ये जो 1975 में हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की यहाँ जजमेंट आई थी। तो इस वजह से ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ तो है ही प्रीलिम्स के लिए, बट इसके अलावा व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर सर एंड मैम कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे होगे, पढ़ोगे, यू विल फाइंड के इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। नाज फाउंडेशन केस जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट आई थी। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ें, ऐसी जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वाली जजमेंट जहाँ पे द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे मतलब एक तरह से सजा सुनाई गई थी, उनके इलेक्शन को मतलब एक तरह से नल एंड वॉइड और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इस राजनारायण केस में। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट रही थी। इसके अलावा राम जन्मभूमि मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट रही थी। तो ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं। और रिसेंटली करंट अफेयर्स में बिजनौर में एक गांव में पंचायत पति का जो सिंड्रोम बोला जाता है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स में, कि जो वीमेन रिजर्वेशन की वजह से वहाँ पे प्रधान पति होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मंजू देवी की जगह उनके पति जो वहाँ प्रधानी चलाते थे, तो उस तरह की एक चीज़ थी बिजनौर के एक गाँव में। तो वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10,000 का बैन लगाया था। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स नहीं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मेंस में ये चीज़ें पूछी जाएंगी तो आप वहाँ पे ये चीज़ें कोट कर सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा जो पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह हैं वो आप यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स में। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर
आर्टिकल 352 और ये सारे आर्टिकल जो हैं आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 42nd अमेंडमेंट, ये जो 44th अमेंडमेंट था और ये सारा बेसिक डिटेल्स आपको पता है। इसके अलावा द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस इस दिन को डिसाइड किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने यहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर करी थी कि ठीक है ये चीज़ ऐसे मनाई, इसको ऐसे याद किया जाएगा इस दिन को। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स को देखती है, इस तरह से आपको याद रखनी है चीज़ें। ऑपरेशन सिंदूर, ये काफ़ी न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मेंस में एक्सपेक्टेड था 2024 में क्वेश्चन, बट नहीं आया। इसके बिहाफ पे या इसकी जगह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस 2024 में देखा गया। तो 2025 के प्रीलिम्स में यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक जो हुआ था 22 अप्रैल, अब थोड़ा सा टॉपिक तो देख ही रहे हैं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर, कि सबसे पहले ये चीज़ समझो यहाँ पे कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक 22 अप्रैल, यहाँ पे डेट्स थोड़ा सा देख लो कि एक 22 मार्च होती है, एक 22 अप्रैल होती है, एक 22 मई होती है। 22 मार्च आपको पता होना चाहिए वाटर डे होता है, 22 अप्रैल जो होता है वो अर्थ डे होता है। इसी दिन जो आपको देखने को मिलेगा कि अर्थ जो अर्थ 1 घंटे के लिए लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं, अर्थ आवर जो मनाते हैं, UNEP उसको शायद कंडक्ट करता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अर्थ आवर जो है वो इसी दिन मनाया था 22 अप्रैल को। और जो 22 मई होता है इस दिन बायोडाइवर्सिटी डे होता है। तो इस तरह से वाटर, अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, ये आपका बैब है 22 तारीख का, वाटर, अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। इस तरह से डेट्स को भी याद किया करो ताकि आपको कुछ अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़े। बैब है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, दीज आर द नेम्स। और इसके अलावा ये सब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। और बेसिक डिटेल जो हैं जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक सेकेंड बस। तो यहाँ पे इसके अलावा जो लोकेशंस हैं वो यूपीएससी में इंपॉर्टेंट रहती हैं, पीसीएस में कहीं देखा नहीं गया इस तरह से कि क्वेश्चन जो हैं वो लोकेशन बेस्ड या इस तरह से आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो वेपन है, यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे द पॉइंट इज कि ये जो स्काल्प क्रूज मिसाइल थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम से ये आई थी। तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल आपको पता है, एक क्रूज मिसाइल होती है और एक होती है आपकी जो दूसरे तरीके की मिसाइल होती है जो इस तरह से ट्रैवल करती है, ठीक है। जो एक क्रूज के अलावा जो दूसरा, आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट नेम। तो क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, यस। सो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल ये थी, और क्रूज मिसाइल आपको पता है किससे यूज़ करी जाती है, मतलब किससे यूज़ करी गई, राफेल फाइटर जेट से। तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर थी। तो एक तो स्कैल्प है एंड देन हैमर स्कैल्प की तरह हैमर का यूज़ किया गया। तो इस तरह से ये क्या है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा ये जो है फ्रांस का था, तो स्कैल्प जो है यूरोपियन है और फ्रांस से है आपका हैमर। एंड देन कमीकाजे ड्रोन जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए गए। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो जब क्रूज मिसाइल की बात आती है तो ब्रह्मोस जो है वो बहुत ही मतलब तेज मिसाइल है, ठीक है। ये सुपरसोनिक रेंज में ये रहती है। एक हमारे पास दूसरी जो क्रूज मिसाइल है वो निर्भय रहती है, जो सुपरसोनिक नहीं है, जिसका सिस्टम जो है वो सोनिक बहुत कम है, वो मतलब शायद स्पीड ऑफ साउंड से कम चलती है, ये ज़्यादा चलती है। तो 2 क्रूज मिसाइल जो है मेजरली रहती हैं। बट यहाँ पे ब्रह्मोस न्यूज़ में है। ब्रह्मोस और भी वजह से न्यूज़ में है, लखनऊ में इससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन का वहाँ पे उद्घाटन किया गया, उसको स्टार्ट किया गया। सो दैट्स वाई हम उसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अलावा S-400 सुदर्शन चक्र जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट था, यूपीएससी ने इसको प्रीवियस ईयर में मेंस में पूछा था। और अभी जब ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उस टाइम पे जो स्ट्राइक्स हुई थी वहाँ पे आपने इसको देखा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा कि S-400 जो है वो हमने रशिया से लिया है और 35,000 करोड़ 5 बिलियन का यहाँ पे सौदा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा पुराने कुछ मिशन यहाँ पे मेंशन है। जब
पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी 1971 में, तो वहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे एक कैक्टस लिली था और एक ट्राइडेंट था। ट्राइडेंट जो है, ट्राइडेंट से याद रखो टुकड़े, 3 टुकड़े, तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किसने करे थे, जब नेवी वहाँ पे जो इंडियन नेवी है जब उसने मतलब यहाँ पे एक रोल निभाया था। तो ट्राइडेंट जो था वो नेवी का था, बाकी कैक्टस लिली आपको एयरफोर्स और मिलिट्री का जॉइंट ऑपरेशन की तरह 1971 में देखने को मिल रहा है। तो कैक्टस लिली, और ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्स के लिए हो सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन पाइथन, ये भी 1971 में है। मेघदूत, ये भी वहीं पर है। ऑपरेशन विजय, मेघदूत जो है वो 1984 में है। ऑपरेशन विजय ये कारगिल से रिलेटेड जो ऑपरेशन था उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और उरी सर्जिकल और ऑपरेशन ये जो है, तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा तो नहीं, बट जो करंट अफेयर्स में है वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा 5 पॉइंट एक्शन प्लान इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक। सो इंडिया का जो रिस्पॉन्स था मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो कि ठीक है इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960s में साइन हुई थी, और यहाँ पे जो ब्रोकर था इस ट्रीटी का वो UN नहीं था, वर्ल्ड बैंक था। यहाँ पे आपके लिए ट्रैप हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक था। इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, इसमें मेनली जो था डिवीजन ऑफ रिवर्स था। जो ईस्टर्न रिवर्स थी, यानी जो ईस्टर्न रिवर्स थी यहाँ पे ब्यास, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, ये रिवर्स जो ईस्टर्न रिवर्स हैं ये इंडिया को एलोकेट हुई थी इनके अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए। और इंडस झेलम चेनाब, तो जब आप ऑर्डर में पढ़ते हो इंडस झेलम चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो इंडस झेलम चेनाब पाकिस्तान को दी गई और रावी, ब्यास, सतलज इंडिया को दी गई, तो इसी के बारे में यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था इसको। और यहाँ पे एक नॉन सस्पेंशन क्लॉज है, ये आपको आपके इंटरव्यू के लिए और मेंस के लिए पता होना चाहिए कि नॉन सस्पेंशन क्लॉज क्या है इस ट्रीटी में। इस ट्रीटी में ये है कि इवन ड्यूरिंग वॉर्स द ट्रीटी रिमेन्स ऑपरेटिव। तो ये एक, क्योंकि 1960s में वर्ल्ड बैंक ने ये देख ही लिया होगा कि पुराना यहाँ पे रिश्ता है लड़ाई झगड़े वाला इंडिया पाकिस्तान का, तो उसने ये चीज़ भी बोली है कि कभी कोई लड़ाई अगर हो जाएगी तो भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज से यहाँ पे ड्रॉ हुई है मूव। ठीक है, जो इंडिया ने अभी सस्पेंशन किया है ट्रीटी का 1960 के बाद से, तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज भी यहाँ पे है। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से रिलेटेड है। यहाँ पे वक्फ होता क्या है, ये एक इस्लामिक लीगल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो ज़मीन या जो प्रॉपर्टी होती है उसके परपेचुअल एंडाउमेंट की बात होती है बाय द मुस्लिम्स फॉर रिलीजियस, पियस और चैरिटेबल पर्पस। तो कुछ भी इस तरह से रिलीजियस पर्पस वगैरह के लिए जो परपेचुअल एंडाउमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होता है उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोलते हैं इस्लामिक लॉज में। और इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक बार इसको जब डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ये फिर बेची नहीं जा सकती, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, इसका कोई ले नहीं सकता और कुछ भी मतलब इसका नहीं कर सकते। और ये इटर्न परपेचुअल यहाँ पे एंडाउमेंट है, एक बार दे दिया गया तो दे दिया गया, इस तरह से रहता है। और वकीफ एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जिसने डोनेट किया। बेसिकली होता क्या है, ये ज़मीन जो है वो डोनेट कर दी जाती है एक धर्म के उसको प्रचार और प्रसारण के लिए, उसके यूज़ के लिए, और इस तरह से फिर वो ज़मीन है वो वक्फ प्रॉपर्टी। और जो बोर्ड और ट्रस्टीज जो भी होते हैं, जो बोर्ड होता है वो सब इसमें रहता है, ठीक है, जो उसको मैनेज करता है। तो इस तरह से चैरिटेबल और रिलीजियस एंडाउमेंट्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये टॉपिक जो होता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है 7 शेड्यूल में, यानी कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट यहाँ पे लॉज बना सकती हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। टाइमलाइंस और वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल कैसे पास हुआ, मेनली यू हैव टू रिमेंबर कि इस बिल का नाम उम्मीद एक्ट है। इसका फुल फॉर्म जब बनेगा वो तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। बेसिकली कुछ चीज़ें, कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे जो वक्फ बाई यूज़र प्रोविज़न था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है, और इसके अलावा कुछ सेक्शंस को एबॉलिश किया गया है। बिल्कुल बेसिक डिटेल्स अंदर घुस के तो मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा यहाँ पे रेलिवेंट है, तो आप इसको बस एक बार देख सकते हो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट, बेसिकली आपको पता है आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 21 जो है वो सबसे ज़्यादा बार एक्सपेंड किया गया। और यहाँ पे रिसेंटली PIL जो हुई थी, प्रज्ञा
प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल कर सामने आई कि डिजिटल एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। पहली बार नहीं हुआ है कि आर्टिकल 21 को बढ़ाया गया और उसको एक्सपेंड किया गया, इसके पहले भी आर्टिकल 21 के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आते रहे हैं। जैसे राइट टू लाइवलीहुड को आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया था ओल्गा टेलिस केस में, ऐसे क्लीन एनवायरनमेंट यहाँ पे सुभाष कुमार वाले केस में आए थे, ये चीज़ 91 में कहा गया था कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सिमिलरली जब राइट टू एजुकेशन 21A में आया, लेकिन उसके पहले राइट टू एजुकेशन वाज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 इटसेल्फ अंडर राइट टू लाइफ। ये किस केस में हुआ था? मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। राइट टू प्राइवेसी आपको पता ही होगा, पुट्टास्वामी केस, एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। जब यूथेनेशिया और ये सब बातें आती हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाती है कि डिग्निटी से डेथ का डाई विद डिग्निटी वाला भी जो राइट है, लाइफ में डाई का भी राइट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हैं। तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स के, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए। मैचिंग वगैरह से अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा कास्ट इन्यूमरेशन, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, इसमें चेयर कौन करता है? इसको प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसने रिसेंटली ये बोला है कि अगली बार जो सेंसस होगा उसमें कास्ट इन्यूमरेशन यानी कि कास्ट सेंसस, जो कास्ट का डेटा है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो 1931 में जो सेंसस कंडक्ट हुई थी उस टाइम पर कास्ट डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया था। 1941 में भी हुआ था बट उसको पब्लिश नहीं किया गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। इसके बाद से क्या हुआ है कि जब हम आज़ाद हो गए 1951 के बाद से जो सेंसस हुए हैं उसमें SC ST का डेटा तो यहाँ पे इंक्लूडेड होता है सेंसस में, लेकिन कास्ट डेटा फॉर OBC हैज़ बीन मोस्टली एब्सेंट, ठीक है। तो इस तरह से डेटा नहीं है, और जब कहा जाता है डेटा नहीं है तो पॉलिसी कैसे बनेगी? डेटा नहीं है तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होगा? तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे रिसेंटली बोला गया कि अब किया जाएगा, बट वो आता लगा कि खास सेंसस तो बात की बात है, पहले तो सेंसस ही हो जाए, वही बड़ी बात है। कास्ट का डेटा छोड़ो, नॉर्मल डेटा अभी नहीं है, 2011 का डेटा है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ये बेसिकली क्या है, 1992 का एक प्रोग्राम है, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशंस है, जो पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन है एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स का, और जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, इंटेलेक्चुअल लेगेसी है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2 इंडिया के जो चीज़ें हैं, जो वर्क्स हैं, उनको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में मेंशन किया गया, यूनेस्को के इस रजिस्टर में। और इसके साथ अभी ये जो डेटा है, जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो यहाँ पे पहुँच गई हैं 570, ठीक है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस को ऐड किया गया। तो एक तो भगवद गीता है और एक नाट्य शास्त्र है। भगवद गीता आपको पता है 700 वर्सेस का 18 चैप्टर्स का ये एक सेक्रेड फिलोसॉफिकल डायलॉग है बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना इन द एपिक कॉल्ड महाभारत। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाट्य शास्त्र क्या है, भरत मुनि का है। जब आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, उसमें जब आप डांस और म्यूजिक के बारे में पढ़ते हो तो नाट्य शास्त्र वहाँ पे आ जाता है। भरत मुनि का ये नाट्य शास्त्र है। और जहाँ पे परफॉर्मेंस आर्ट 2 तरीके की होती हैं, एक विजुअल आर्ट और एक परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो डांस म्यूजिक वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे 2nd सेंचुरी BC के इस वर्क नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं, B और N, भगवद गीता और नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो इस तरह से बैन हो गया, इस तरह से कुछ मेमोरी जो है वो बैन हो गई। इतना ज़्यादा आजकल ऐसे समय बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब मेमोरी बैन हो गई है। तो ऐसे करके आ सकते हो B and N, ठीक है। N को उल्टा कर दो NA, B NA, ठीक है। 1992 का ये प्रोग्राम है और रजिस्टर हैज़ बीन अपडेटेड बाई एनुअली, ठीक है। तो ये एनुअली अपडेट नहीं होता, बाई एनुअली अपडेट होता है। 1997 में कुछ एक्सेप्शन है बट जनरली बाई एनुअली होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिजर्व प्रमोट के लिए होता है, बाकी इसमें आपको सब नॉलेज ऐसे ही मतलब कॉमन सेंसिकल चीज़ें हैं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पुरानी कौन सी चीज़ें हैं जो इस लिस्ट में हैं, ठीक है। इंडिया ने रिसेंट हैज़ मेड 14 सबमिशन, ठीक है, इस इंक्लूजन के बाद। लेकिन ये तो चलो बात की बात है, पुराना क्या एडेड है ऑलरेडी। ऋग्वेद इसमें है, इसके अलावा जो वर्क्स ऑफ सेवाइट फिलोसोफर अभिनव गुप्ता, इनके बारे में है। तो R हो गया, A हो गया, एंड देन नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में है और डच के बारे में है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ निमोनिक बना सकते हो, ठीक है, RAN डच, ठीक है।
AR एन डच, NAR डच, कुछ भी, ठीक है, तो यू कैन मेक इट। इसके अलावा दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए, तो देखा गया कि करंट अफेयर्स में जो भी इलेक्शंस रिसेंटली होते हैं तो वहाँ पे या तो कभी कभी नंबर ऑफ सीट्स पूछ देता है मैचिंग में, या पूछ देता है कि CM कौन है, या कभी कभी कुछ इस तरह से स्पीकर वगैरह के नाम पूछ देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शन हुआ, NCT दिल्ली में इलेक्शन हुआ, और 9 चीफ मिनिस्टर ये जो अपनी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसको यहाँ पे मिला। ये जो CM थी रेखा गुप्ता जी जो है, उन्होंने ओथ ली, तो रेखा गुप्ता इज़ द न्यू CM, 9th CM। और अगर वीमेन के बारे में देखा जाए तो 4th वीमेन CM, ठीक है, become the 4th चीफ मिनिस्टर। दिस इज नॉट द 4th बट 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसके पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित एंड आतिशी मारलेना। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस नंबर 4th एंड 9th, ठीक है, इतना याद रख लोगे काफ़ी रहेगा, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी सारा डेटा वहाँ पे न्यूज़ में से ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कुछ अलग सी चीज़ नहीं रखनी है याद, बस इतना याद रखने का बीजेपी जो जीती है 48, और टोटल सीट्स यहाँ पे दिल्ली में कितनी होती हैं वो आपको पता ही होगा, 70, ठीक है। तो 48 70, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब बिल्कुल हर चीज़ नहीं कर लेना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीता और किस तारीख को इलेक्शन था, वो सब चीज़ें ये मैगजीन वाले कॉपी पेस्ट कर देते हैं बिन बात को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। इसके अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए थे 2024 में, उसमें भी देख लो कि हरियाणा में कौन है यहाँ पे, हरियाणा में अभी बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, कौन सी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इनको कितनी वहाँ पे 48 सीट्स देखी थी, इनको जो INC ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इनको यहाँ पे सीट्स की। और यहाँ पे एक चीज़ और रखना, उमर अब्दुल्ला इज द CM, एस सुरेंद्र कुमार चौधरी इज द डेप्यूटी CM, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली दिल्ली में परवेज साहिब सिंह वर्मा डेप्यूटी CM, यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है। इसके अलावा जो JKNC है नेशनल कॉन्फ्रेंस 49 आउट ऑफ 90, वहाँ कितना था 48 आउट ऑफ 70, तो इस तरह से 48 49 है, बस और कुछ नहीं है। ऐसे ही हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ये बने हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि ठीक है, पार्टी देख ली बीजेपी है, एंड बस इसके अलावा आपको कुछ मेजॉरिटी बाय विनिंग 48 सीट्स मार्किंग देयर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इस तरह से। तो यहाँ पे भी 48 है, तो बस 48 49 48, बस इतना नंबर याद रख लो, नाम याद रख लो, बस दैट्स इट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो फैक्चुअल आपको ट्रेस करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत की नॉलेज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी। बेसिकली हुआ क्या है कि आर्टिकल 200 जो है आपको पता है उसमें क्या होता है, आर्टिकल 200 में क्या कहा गया है कि असेंट टू द बिल, तो जो स्टेट गवर्नर है वो जो असेंट देते हैं बिल को, उनके पास जो 2-3 ऑप्शन होते हैं उसके अंदर वो मतलब एक तरह से वीटो पावर वगैरह यूज़ करते थे। 12 जो बिल थे तमिलनाडु के वो यहाँ पे रखे हुए थे, उनको कोई भी उन पे ऊपर डिसीजन ना उनको असेंट दिया जा रहा था ना उनको वापस असेंबली को भेजा जा रहा था। तो इस तरह से वो पॉकेट वीटो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा था। कहा जाता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो गवर्नर या इंडिया के जो प्रेसिडेंट इंडिया में होते हैं उनकी पॉकेट जो है वो काफ़ी मतलब उनकी पॉकेट बड़ी होती है, क्योंकि US में ये चीज़ 10 डेज की लिमिटेशन के साथ है। गवर्नर और जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे 10 दिन में उनको बिल में असेंट या असेंट नहीं इस तरह से डिसीजन लेना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो पॉकेट वीटो टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा था। अब इस जजमेंट ने क्या किया, इस जजमेंट ने तीन चीज़ें की हैं। 3 तरीकों से इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला है कि यहाँ पे गाइडलाइन दे दी गई है गवर्नर को कि वो या तो एक्ट इन रिफ्यूजिंग असेंट टू अ बिल और रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट, तो कुछ भी उनको डिसाइड करना है तुरंत जल्दी से डिसाइड करो, इस तरह की कुछ गाइडलाइन दी गई है। तो ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 142 से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो ये चीज़ कही गई है, एक आपको पता है आर्टिकल 142 क्या कहता है। आर्टिकल 142 इज ऑल अबाउट कंप्लीट जस्टिस, डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ये वाली जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है कंप्लीट जस्टिस वाली, ठीक है। तो और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और कौन सी पावर है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। क्या वो रिट जुरिस्डिक्शन है, क्या वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, क्या वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, क्या वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, कौन सा है जो एक के पास है यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे आर्टिकल 142 जो है उसमें ये सारी बात है कि कंप्लीट जस्टिस करते टाइम जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कहीं किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब राम जन्मभूमि वाला मसला और जो मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन है वो एक पक्ष में दिया था, ठीक है। इसके अलावा
दूसरे पक्ष को उन्होंने डबल जमीन दूसरी जगह पर अयोध्या में ही दी थी, जहां पर अब रिसेंटली मस्जिद वगैरह बन रही है। तो इस तरह से कंप्लीट जस्टिस। अदरवाइज तो ये सारा एग्जीक्यूटिव का काम है, जमीन वगैरह देना और वो सब चीज़ें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में आती है, बट सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करते हुए, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए चीज़ें ऐसे कर सकता है। तो ये आर्टिकल 142 का एक तरह से एक्सटेंशन या एक्सपेंशन या एप्लीकेशन देखने को मिला है। तीसरा यहाँ पे एक पॉइंट जो देखने को आया है कि इट्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने आप को पावर दे दी है मैंडेमस की, मैंडेमस टू द प्रेसिडेंट। तो मैंडेमस आपको पता है रिट जुरिसडिक्शन होता है, तो मैंडेमस होता है, मैंडेमस का मतलब वही कमांड होता है, वहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप इस चीज़ में काम कीजिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर जो देने का बात आती है, तो वहाँ प्रेसिडेंट वॉज द एक्सेप्शन। मतलब अगर आप लक्ष्मीकांत में भी अभी पढ़ोगे तो प्रेसिडेंट इज एक्सेप्शन, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस का यूज़ नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, बट यहाँ पे कर दिया गया है। तो एक तरह से मैंडेमस के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ समझनी चाहिए, आर्टिकल 142 के कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए, और समझनी चाहिए ये जो गाइडलाइन दी गई है आर्टिकल 200 के तहत, 200 में लिमिटेशन दे दी गई है। तो 200, 142 एंड देन ये वाली चीज़। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट में इस चीज़ का इंपॉर्टेंस है। और बाकी आपको पता है कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया, 12 बिल जो थे वो 2020 से लेके 2023 तक पेंडिंग थे। ये सब कॉन्टेक्स्ट है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पता जो है आपको आर्टिकल 200 होना चाहिए, आर्टिकल 142 होना चाहिए, और बाकी गवर्नर की जो चीज़ें होती हैं बिल को लेके आर्टिकल 201 भी पता होने चाहिए, जहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंट के पास जब रिजर्व हो जाता है कोई भी स्टेट का बिल, तो प्रेसिडेंट के पास जो ऑप्शन होते हैं वो आर्टिकल 201 में है, जबकि 200 में गवर्नर के पास जो ऑप्शन होते हैं वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्टेक्स्ट सारा चीज़ जो है वो लक्ष्मीकांत से आपने पढ़ाई होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पे करने की ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो महाकुंभ के बारे में है। 2025 में महाकुंभ हुआ था 13 जनवरी से 26 जनवरी। डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी जो प्रीलिम्स होगा पीसीएस का उसमें नहीं पूछी जाएंगी, बट आप जब आपके एसेज लिख रहे हो ये सब चीज़ें कर रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ हेल्पफुल होती हैं, डेट्स वगैरह मेंशन करके आपके एसेज में कॉन्टेक्स्ट और एनेक्डोट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे डिटेल्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया के जो 13 जनवरी को ये चीज़ शुरू हुई थी महाकुंभ जो है, यहाँ पे पौष पूर्णिमा थी, और ये जो एंड होता है 26 फरवरी, यहाँ पे महाशिवरात्रि की बात, यहाँ पे महाशिवरात्रि का अवसर था। और बेसिकली यहाँ पे बीच में 2-3 शाही स्नान है, जैसे पहला शाही स्नान मकर संक्रांति, दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या, और तीसरा बसंत पंचमी। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए चीज़ों को, और माघी पूर्णिमा बात इज ऑल्सो देयर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एक था कि यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज फॉर गंगा क्लीनिंग, गंगा क्लीनिंग में 329 एम्प्लॉयज़, और एक था जहाँ पे सैनिटेशन वर्कर 19,000 आए थे, तो ये क्लीनिंग का ही एक तरह से हो गया। तो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना विद रेस्पेक्ट टू योर हैंड प्रिंट पेंटिंग क्रिएटेड बाय 10,000 पीपल। तो इस तरह से हैंड प्रिंट पेंटिंग, तो आप जब हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह मेंस में मेंशन कर रहे हो तो हैंड प्रिंट पेंटिंग वाली चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आरटीआई से रिलेटेड एक आरटीआई का महाकुंभ करके एक इनिशिएटिव चलाया गया था, जहाँ पे सूचना का महाकुंभ बनाया गया था। तो इस तरह से चीज़ें और भी पैरेलल में चल रही थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टेटमेंट में आपके आ सकती है वो ये है कि महाकुंभ, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि महाकुंभ 2025 could had set a record of the largest crowd gathering in the world under the Guinness Book of World Record, तो ये गलत होगा। लार्जेस्ट वाला रिकॉर्ड नहीं बन पाया। द रीज़न बीइंग कि कोई भी रिकॉर्ड बनाने से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका काम होता है कि इंटरनेशनल एजेंसी जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, उसका काम होता है कि इंटरनेशनल एजेंसी को पहले से उसको सूचना दी जाए कि हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, या हो सकता है रिकॉर्ड बन जाए। इस तरह से उसको पहले से बिफोर एंड बताना होता है। ऐसा नहीं बताया गया, तो इस वजह से ये रिकॉर्ड नहीं बन पाया। तो ये स्टेटमेंट अगर आ जाए तो इसको बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि भाई ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वो रीज़न नहीं पूछा जाएगा, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस। रीज़न इसलिए बता दिया आपकी मेमोरी में रहे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह, मतलब इस तरह से ये चीज़ हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, और महाकुंभ का जो पैसा है 6,382 करोड़, ठीक है,
बहुत बहुत कुछ नहीं मिलेगा एग्जामिनर को, तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि कितने पैसों का बजट था, बट यस यू नीड टू गो थ्रू इट थोड़ा सा, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये जो महाकुंभ है ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को 2017 में इसको ऐड किया गया था। इसके अलावा कुंभ 2019 ने भी रिकॉर्ड बनाए थे बहुत सारे, अगेन वही ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट का था, पेंटिंग वहाँ पे भी थी, जैसे अभी हैंड पेंटिंग ऐसे करके ऐसे ही वहाँ पे था, डिस्पोजल मैकेनिज्म भी उस टाइम पर भी रिकॉर्ड कुछ बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। और लोगो इंपॉर्टेंट है, लोगो के अंदर 6 चीज़ें थी बेसिकली, अमृत कलश, एक टेम्पल, हनुमान, लॉर्ड हनुमान की एक इमेज, एक सियर, अर्न एंड अक्षयवट ट्री, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके अलावा कुंभवानी टाइप का एक FM 103.5 ये मेगाहर्ट्ज इस टाइप का एक रेडियो, एक पर्टिकुलर ऑल इंडिया रेडियो स्पेशल महाकुंभ चैनल कुंभवानी करके बनाया गया था, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा अगली न्यूज़ आर्टिकल है क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो ऐड की गई थी। कितनी ऐड की गई थी? 5। उसके पहले कितनी थी? 6 में क्या क्या था? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके अलावा संस्कृत और एक और शायद उड़िया थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह से वहाँ पे 6 लैंग्वेजेस थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया लैंग्वेज। अभी क्या हुआ है, 5 और ऐड कर दी गई हैं। एक तो MBA याद कर लो और यहाँ पे PP याद कर लो। PP तो पाली प्राकृत है, हिस्ट्री में पढ़ते रहते हो तो वही पाली प्राकृत यहाँ पे याद कर सकते हो। MBA में आप याद रखो, एक तो वेस्ट इंडिया में चले जाओ मराठी, एक बिल्कुल ईस्ट में चले जाओ बंगाली, और फिर और आगे चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में असम। तो एक तरह से MBA याद रख लो और PP याद रख लो। इन दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे इतनी हो गई हैं, MBA PP हो गई हैं, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया पहले से थी। इस तरह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एक साथ याद रखो, संस्कृत अलग से याद रखो, उड़िया अलग से याद रखो, ठीक है। तो इस तरह से यू विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा एक ऑर्डर, अगर क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन आ जाए तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि संस्कृत वैसे तो बहुत पुरानी है, बट यहाँ सबसे पहले तमिल ऐड करी गई थी 2004 में, ये याद रखना है बस कि ऑर्डर में आ जाएगी ना, ऑर्डर में बताओ लगाई कौन सी गई। तो अभी जो 5 हैं वो तो एक साथ एंड में ही आएंगी, उनमें से कोई भी होगी, बट शुरुआत में तमिल आएगी एंड देन संस्कृत आएगी, और उसके अलावा फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एक साथ रहेंगी, तेलुगु और फिर मलयालम एंड में रहेंगी। तभी मैंने बोला तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो तमिल सबसे पहले, बीच में फिर संस्कृत आ गई, तेलुगु, कन्नड़ एंड देन मलयालम इज द लास्ट वन। और 2014 में उड़िया आई थी और अभी रिसेंटली 5 ऐड कर दी गई। आई होप यू आर डन विद दिस थिंग। आपको बस याद रखना है चीज़ें, और बाकी ये सब फैक्चुअल चीज़ें आप इजीली इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा COP29 जो हुआ नवंबर में हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे 2 दिन एक्सटेंड हुआ था। और ये जो सारी चीज़ें बेसिकली आपको आउटकम पता होनी चाहिए। तो एक तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो यहाँ पे तैयार हुआ, कमिटमेंट टू ट्रिपल द क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस को ट्रिपल करने का यहाँ पे कमिटमेंट हुआ था, USD 300 बिलियन एनुअली बाई 2035। इसके अलावा जो पेरिस जो यहाँ पे मैकेनिज्म थे आर्टिकल 6.3, 6.2 और 6.4, तो ये वाले जो मैकेनिज्म है कार्बन एमिशन से रिलेटेड, ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट, तो कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट के मैकेनिज्म जो है उनका यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इनका थोड़ा सा इनहेंसमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन, तो मीथेन को रिड्यूस करने का डिक्लेरेशन आया, ये भी एक था COP29 डिक्लेरेशन और रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। और आपको अब बताना है इंडिया इसका पार्ट था नहीं था, तो आप यहाँ देखोगे इंडिया इसके बाद ये चीज़ थी, तो इंडिया is not a signatory. This is what you need to remember, most important. India is not a signatory, ठीक, क्योंकि मीथेन जो है इंडिया को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो राइस होती है, राइस फील्ड होती है, वहाँ से लेके जो हमारा लाइव स्टॉक है वहाँ तक पूरा हमारा जो है एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटी ड्रिवन इकोनॉमी है, और वहाँ पर ये मीथेन एमिशन होता है, ठीक है। इस वजह से इंडिया जनरली ये सारी चीज़ें अवॉइड
करता है, ये हमारा स्टैंड रहता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से, और बाकू हारमोनिया जो अब्बा बजाते थे, उसका क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है वो फार्मर्स के लिए आया था, ठीक है। इसमें होता क्या है, वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है, और ये बेसिकली क्लाइमेट इनिशिएटिव जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने के लिए और उसके सामने एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए फार्मिंग में कैसे चीज़ें करनी है, उसमें ये चीज़ है, तो आप इसको समझ सकते हो। इसके अलावा NHA का अकाउंट, हेल्थ अकाउंट, ये सारा डेटा फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस के लिए आपको जब चीज़ें देखने को मिलेंगी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा लेडी जस्टिस स्टैचू, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लेडी जस्टिस का नया स्टैचू जो है वो यहाँ पे शुरुआत की थी। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे काली पट्टी बंधी होती थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जस्टिस इज इम्पार्शियल, जो इम्पार्शियल नहीं है वो कभी जस्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जस्टिस हमेशा आंख बंद इसीलिए दिखाई गई थी कि ब्लाइंड फोल्ड होगा तभी बंदा जस्टिस कर पाएगा। बट फिर ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि जो जस्टिस की जो, जैसे अगर कोई धनुष है तो उसकी जो जस्टिस वाली, अगर जस्टिस करना होगा तो एक साइड जाना ही पड़ेगा, जैसे भगवान कृष्ण जो है वो महाभारत में एक साइड थे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो जस्टिस कैन नॉट बी इम्पार्शियल, ये भी कहा जाता है कि हमेशा आपको जस्टिस के लिए सही जो साइड है वो तो लेनी ही पड़ेगी। और एक होता है कि साइड लेने को मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको, तो आप पार्शियल अपने आप हो जाओगे, आपके अंदर बाइसनेस आ जाएगी। जस्टिस, ये कहा जाता है कि स्ट्रेंजर्स, ओनली स्ट्रेंजर्स कैन डू जस्टिस, जस्टिस इज लाइक इम्पार्शियल, जस्टिस इम्पार्शियल ही हो सकता है जब इम्पार्शियल हो। तो इस तरह से एथिक्स में आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और बाकी यहाँ पे कुछ इतना न्यूज़ है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और जो स्टैचू है उसमें ब्लाइंड फोल्ड है और कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में होती है, ठीक है। स्टैचू होल्ड्स अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सॉर्ट, ठीक। तो ये सारी चीज़ थोड़ा बहुत देख लेना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो PM जूगा, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट वगैरह के लिए ये चीज़ आई थी। तो बेनिफिटिंग अगेंस्ट 50 मिलियन ट्राइबल पीपल, तो वही बोल बच्चन टाइप रहता है। टोटल आइटले जो है वो 79,156 करोड़, अराउंड 80,000 करोड़ यहाँ पे पैसा जो है वो इसमें जाएगा। उसमें सेंट्रल शेयर है 56 करोड़ और 56,000 करोड़, और स्टेट का है 22,000 करोड़, ठीक है। ये कवर करेगा 549 डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया में ओवरऑल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अराउंड 700। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर करेगा। और यहाँ पे मेनली हो क्या रहा है, जितने भी ट्राइबल से रिलेटेड जो हर साल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मेनली दे आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग क्या है, स्कीम्स के सैचुरेशन के बारे में। जो 25 प्रोग्राम हैं 17 मिनिस्ट्रीज के, बेसिकली उनको कन्वर्जेंस का यहाँ पे मैकेनिज्म उसमें लगाया जाएगा, कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने एजुकेशन दे दी, हेल्थ वाले ने हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, इस तरह से कन्वर्जेंस और इम्प्लीमेंटेशन पे मेनली फोकस रहता है, उसीलिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। और इस तरह से अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, टूरिज्म जो है वो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। इस तरह से चीज़ें की जाती हैं, मेनली कन्वर्जेंस की यहाँ पे बातें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें 549 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इस तरह से 80,000 करोड़ का थोड़ा बहुत हिसाब किताब है। इस तरह से आप ओवरऑल आइडिया रख सकते हो कि 80,000 करोड़ में 500 जो 550 विलेजेस में काम किया जाएगा, जो अलग अलग प्रोग्राम है ये सब, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसके अलावा PM स्वनिधि स्कीम, तो हुआ क्या है कि अभी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, और उसमें 5-6 अवार्ड ये जो स्वनिधि के अंदर अलग अलग जो प्रेज और ये वाले जो प्रोग्राम होते हैं उसमें 5-6 कैटेगरी में प्रेज, ये देखो लिखा हुआ है प्रेज, और प्रेज अवार्ड, और एक और अवार्ड है दूसरी कैटेगरी जिसका नाम है बेस्ट परफॉर्मेंस, और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे 5-6 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं खास, क्या क्या अवार्ड मिल गया क्या हो गया। ओवरऑल याद रखना है कि ये जो अवार्ड थे, PM स्वनिधि क्या है, स्वनिधि में आपको पता है कोविड के बाद में क्या हुआ था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको यहाँ पे पैसे दिए गए थे, उनको एक तरह से लोन फैसिलिटी टाइप की चीज़ दी गई थी, ठीक है। और उसको फैसिलिटी में क्या परफॉर्मेंस रहा है लोकल बॉडीज़ का, अर्बन गवर्नमेंट का, उसी चीज़ को देखने के लिए ये प्रेज अवार्ड और एक और कुछ नाम था, मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ लिखा भी नहीं है वो वाला नाम। तो ये इस तरह से अवार्ड दिए गए, और जिसमें 5-6 कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में टोटल यूपी के अलग अलग जगह को, लोकल बॉडीज़ को अवार्ड मिले थे। बस 6 नंबर याद रख लेना, बाकी कुछ इतना खास है नहीं। लोकसभा इलेक्शन 2024 में क्या क्या हुआ, 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे बनाए गए, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे यहाँ पे, 30 जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, और 36 ये थे। इतना ज़्यादा ये सब फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता क्या होना चाहिए ये चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द
यहाँ पे इज द ओनली सेकेंड इंडियन लीडर टू विन अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये हुआ था कि 1952, 57 और 62 3 बार वो जीते थे, और यहाँ पे 3 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये चीज़ कर लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्गेस्ट, यहाँ पे दिस जनरल इलेक्शन ऑफ 20 वॉज द सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज, 44 दिन चला था, क्योंकि इस बार गर्मी और क्लाइमेट चेंज वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सॉम्पेन ट्राइब है ग्रेट निकोबार की, दे फर्स्ट टाइम उन्होंने भी यहाँ पे इलेक्शन में वोटिंग वगैरह की थी। सबसे ज़्यादा वोटिंग लक्षद्वीप में हुई थी, हाईएस्ट वोटिंग 84%, फॉलोड बाय असम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और सबसे कम जो है वो बिहार में है, तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया। और बीजेपी जो अगेन गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई है, तो वहाँ पे 240 सीट्स यहाँ पे हैं, ठीक, याद रखना। और जो यहाँ पे दूसरा जो है एंड इंडिया अलायंस कलेक्टिवली वॉन्ट 292 सीट्स। तो ये अलायंस की 292 है, ये अकेली एक पार्टी की हैं। ओवरऑल दे आर गेटिंग, द एनडीए इज गेटिंग मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। 240 सीट्स आई हैं बीजेपी की, और इंडिया अलायंस की 292, उसमें जो मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है 99 सीट्स कांग्रेस की हैं, ठीक। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। और थर्ड नंबर पे यूपी के क्योंकि हो, तो 37 सीट्स किसकी थी, समाजवादी पार्टी की। तो सबसे ज़्यादा 240, फिर 99 एंड देन 37, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा जो रकीबुल हसन है, ये याद रखना, रकीबुल हुसैन जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 लाख वोट से ये जीते हैं, ठीक है, 10.1 लाख। तो 10 लाख वोट से इन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज करी। रकीबुल हुसैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ढुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये कहानी है, तो आपको बस याद रखना है ये थोड़ा सा। और पहली बार जो जीते हैं उनके बारे में, इंदौर सीट, यहाँ पे जो MP शंकर लालवानी है, ये बिना उसके यहाँ पे विद इट्स कॉन्स्टेंट एंड इनकम्बेंट वोट्स, ठीक है, इंदौर सीट विद इट्स कंटेस्टेंट एंड इनकम्बेंट में पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। इसके अलावा टफेस्ट फाइट जो है वो ये हुई थी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये चीज़ देख लो, यंगेस्ट MP, ठीक, यहाँ पे एक तो वीमेन का आंकड़ा देख लो, तो 30.6%, ये चीज़ है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल पिछली लोकसभा यानी 17 लोकसभा में 78 वीमेन थी, अब 74 है, 4 कम है, तो यहाँ पे 13.6% है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। यहाँ पे यंगेस्ट जो MPs हैं उसमें देखो, एक नाम तो आपको पता ही होगा, प्रिया सरोज, ठीक है, ये वाला जो है नाम, ये आपको पता होगा, 25 साल में। बाकी पुष्पेंद्र सरोज और संभावी चौधरी, ठीक, संभावी चौधरी, प्रिया सरोज रिंकू सिंह से याद होगा। तो इस तरह से आप पुष्पेंद्र सरोज कुछ आ जाए तो देख लेना, अदरवाइज यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा, क्योंकि अब बहुत पुराना हो गया ये इलेक्शन, बट ठीक है, पता होना चाहिए। इसके अलावा इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, तो राजगीर में है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और फ्रांसिस बुकानन ने इसको डिस्कवर किया था। और पहले जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चीफ थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस चीज़ को एस्टीम करके इसको मतलब आइडेंटिफाई किया था। तो डिस्कवर किसने किया था, फ्रांसिस बुकानन ने, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने आइडेंटिफाई किया था। तो ये सारी चीज़ याद रखना, ठीक। और राजगीर बिहार में है, और यहाँ पे BV दोषी जो हैं, पद्म विभूषण BV दोषी, इनके यहाँ पे ये आर्किटेक्ट हैं, इको फ्रेंडली ये पूरा बनाया हुआ है नेट जीरो कैंपस, ठीक। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। और ये पहले मतलब हिस्टोरिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कुमार गुप्त जो थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने 427 में ये चीज़ बनाई थी नालंदा में, ठीक। सो दिस इज हाउ इट इज़। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान, तो कहीं भी अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि संकल्प से सिद्धि की इनिशिएटिव चल रहा है, और अलग अलग संकल्पों की बात हो रही है। ये संकल्प जो होते हैं बेसिकली एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन की तरह होते हैं। जैसे ये 15 दिन का नेशनल कैंपेन है, जहाँ पे प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक थिंग्स इन एग्रीकल्चर, ये चीज़ इसका एक तरह से थीम था कि विकसित कृषि कैसे करना है, मैकेनाइजेशन और साइंस एंड टेक से। तो इसलिए 1600 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और अलग अलग टीम्स ने यहाँ पे वर्क किया, फार्मर्स से बातें करी और उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। बस इतनी सी बात है, यही इसमें अंत है, शुरुआत से अंत इतना ही है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा थोड़ा इंस्टीट्यूट देख लो कि जो आयकर का जो मिलेट रिसर्च वाला है वो हैदराबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। ICRISAT वहीं है, मिलेट रिसर्च, और जो जिसको श्री अन्न बोला जाता है उसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, हैदराबाद में है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा 10 साल हो गए हैं किसको, जन सुरक्षा अभियान को। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक जादू देखो।
जादू देखो ये है कि 2025 में इसको 10 साल हो गए, 2015 में ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो पहले सिर्फ मैचिंग आती थी कि ईयर से मैच करनी होती थी स्कीम्स को। अभी पिछले साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जहाँ पे क्रोनोलॉजी में लगानी थी स्कीम्स ऑफ लॉन्चिंग ईयर के बेसिस पे कि 2014 में हुई है तो पहले लगाओ, 15 वाली उसके बाद, 16 वाली उसके बाद, 18 वाली, 20 वाली उसके बाद। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आए थे और वो क्वेश्चन आप एक थीम बेस के थीम वाइज चीज़ें जब पढ़ोगे तो आपको याद करने होंगे। देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो लाइक उससे कुछ बचने का तरीका नहीं है, अदरवाइज फिर वो कट ऑफ से 2-4 नंबर कम रह जाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। अब कहोगे कि कैसे याद कर लें, वो तो बड़ा कठिन है, वो तो हम भूल जाते हैं। देखो ऐसे समझने की कोशिश किया करो, चीज़ों को रिलेट किया करो। 2015 का समय था, ठीक है, 2014 में नई सरकार आई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, 2015 का टाइम था तो बहुत सारी चीज़ें आई थी 2015 में। 14 में तो वो बस अपना सिस्टम सेट कर रहे थे कि मिनिस्टर बनाए वगैरह वगैरह। 14 में कुछ खास नहीं है, 14 में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, ये थोड़े से बड़े बड़े इनिशिएटिव 14 में आए थे, ठीक। लेकिन तो 2015 था, उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव आए थे। जैसे फाइनेंस के केस में चले जाओ, फाइनेंस में एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे 3 इसी में लिखी हुई हैं, प्रधानमंत्री आपका जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो इस तरह से 3 फाइनेंशियल रिलेटेड आए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, तो 2 बीमा और 1 पेंशन, इस तरह से 3 फाइनेंशियल इनिशिएटिव आए। फिर आ जाओ अर्बन इंडिया में, फिर से एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक। अब यहाँ पे ट्रायंगल, जब ये ट्रायंगल जो है मैंने योजना मैगजीन में पढ़ा था कि सबसे नीचे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आई, पीएम आवास योजना अर्बन, बीच में अमृत इनिशिएटिव आया जो 500 विलेजेस पे 500 सिटीज़ पे फोकस किया था। फिर ऊपर स्मार्ट सिटी मिशन आया जो 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात कर रहा है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल था जो योजना मैगजीन में आया करता था कि सबसे ऊपर स्मार्ट सिटी मिशन, ये 2015 की इनिशिएटिव है। फिर अमृत जिसमें 500 पे टारगेट था, वो भी 2015 का इनिशिएटिव है। उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन वाला हिस्सा, ये भी 2015 का इनिशिएटिव है। ग्रामीण वाला आगे पीछे है, 2015 में नहीं है, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा 2015 में और क्या हुआ, देखो उस टाइम पे टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज, इसकी बातें हुई। तो इस वजह से फिर से एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें आप इनिशिएटिव लिख दो, प्रसाद लिख दो, स्वदेश दर्शन लिख दो, हृदय लिख दो। ये 3 इनिशिएटिव 2015 में और आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें रखनी है। इसके अलावा बेटी पे फोकस था, ठीक, बेटी पे फोकस था तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके सुकन्या समृद्धि योजना तक 2015 में देखने को मिली। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके सुकन्या समृद्धि योजना तक। इसके अलावा बेटी गोल्ड होती है तो बेटी गोल्ड लेके भी आती है, जीत के भी आती है, ठीक है। तो गोल्ड जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो भी इस टाइम पे आई। तो हमने 3 इनिशिएटिव फाइनेंस के याद कर लिए, 3 अर्बन के कर लिए, 3 हमने घूमने फिरने के कर लिए और 3 बेटी और 1 गोल्ड, 2 मतलब बेटी में ही बेटी गोल्ड है। और इस तरह से आप चीजें याद कर, हमने कम से कम 12-15 स्कीमें ऐसे याद कर ली। इस तरह से 2014 की याद कर लोगे, गंगा जो मतलब आते ही आते मिशन गंगा, नमामि गंगे, गंगा माँ ने बुलाया था प्रधानमंत्री जी को, तो वहाँ पे मिशन गंगा आया। फिर गंगा का देखा तो पता लगा कि अगल बगल में साफ सफाई भी करनी, तो स्वच्छ भारत मिशन भी आ गया। फिर जब वो चीज़ करी तो फिर देखा कि अब सफाई तो हो जाएगी, फिर लोग करेंगे क्या, तो फिर जनधन खाते भी खुलवा दिए, तो पीएम जनधन योजना। तो ये 2-3 मेजर इनिशिएटिव हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को याद करने की कोशिश किया करो और ताकि एग्जाम्स में आए तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। मेरे खुद के मैंने अभी मेंस दिया था और प्रीलिम्स के मेरे 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे आए थे वो सारे सही थे बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि आप एक साथ चीज़ों को ऐसे समराइज करने की कोशिश करो। 2014 का टाइम आपको याद है, उससे रिलेट करके करो कि आपने उस टाइम 10th करी थी, 12th करी थी, 8th क्लास में थे जब नोटबंदी हुई थी। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो 17 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई थी, क्योंकि वो जनता के नाम संदेश, देश के नाम संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया था नोटबंदी के बाद, तब वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई थी। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट किया करो। नवंबर में हुई थी तो नवंबर के बाद 1 महीना तो नोटबंदी का चीज़ें चली थी, तो ऑब्वियसली है कि 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई थी। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट किया करो अपनी मेमोरी के साथ कि कोविड आया था तभी तो स्वानिधि योजना आई थी। तो इस तरह से चीज़ों को याद करो। 2014 में जब सरकार आई थी तो क्या हुआ था, 15 में फिर बहुत सारे इनिशिएटिव आए थे तो उनको हमने निमोनिक्स बना के याद कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स।
तो ये हो गया 10 साल हो गए इस इनिशिएटिव के, तो हो गए, तो भाई देख लो यहाँ पे हो गए, तो बस कुछ खास नहीं है, वही 3 इनिशिएटिव हैं, तीनों हमने याद कर लिए एकदम बढ़िया से। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे कुछ डिटेल्स अचीवमेंट के नाम पे जो अचीवमेंट्स हैं वो मेंस में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में वो डेटा नहीं पूछ रहे, और पूछ भी रहे होंगे तो लोग उसमें या तो स्किप करेंगे या तुक्का मारेंगे, तो इसको इतना ज़्यादा वो तूल देने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा याद करते बैठ रहे हैं। अचीवमेंट्स क्या है, अचीवमेंट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है अगर याद कर सको तो, ठीक। अदरवाइज ईयर यूपीपीसीएस में ईयर्स पूछते हैं, ईयर्स ध्यान रखो, और कुछ अलग सा कुछ प्रोविज़न यहाँ पे नहीं दिया है और हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पे आ जाओ। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में केन का पानी बेतवा में जा रहा है या बेतवा का पानी केन में जा रहा है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब ऐसा ही नहीं है कि पता ही नहीं केन का पानी कहाँ जा रहा है और लेकिन केन बेतवा पढ़ रहे हैं, और उसने अगर स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया है तो इसलिए अब ये मत सोचना कि ये सब चीज़ें यूपीएससी में होती थी, अब जब स्टेटमेंट बनने लगे हैं तो ये सब चीज़ें भी आने लगेंगी 1 आध साल में, तो इन सब के लिए तैयार रहो कि स्टेटमेंट में जो चीज़ें यूपीएससी करता था वो चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, खजुराहो एमपी पता है आपको, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक। यहाँ पे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है 1980 में आया था। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम का इनिशिएटिव है, उन्हीं के टाइम पे आपको देखने को मिला था कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, जब अलग अलग पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब मिसाइल उसी टाइम पे बनना शुरू हुई थी, और उसी 1980s के टाइम पे एक रिवर इंटरलिंकिंग की भी बातें शुरू हुई थी, और वो पहला इनिशिएटिव आज इतने सालों के बाद शुरू यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन उसका ले किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, इसमें 45,000 करोड़ कुछ दिया गया है, ठीक है। इसका डबल कहाँ दिया गया था, पीएम जूगा में, जो जनजातीय अर्बन जनजातीय वाला जो इनिशिएटिव था, ठीक है, समझ गए ना, पीछे पढ़ाया था। 100 मेगावाट यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की यहाँ पे बात है, और केन बेतवा लिंक जब हम बात करते हैं तो केन का पानी ट्रांसफर हो रहा है बेतवा में, ये याद रखना है, ठीक है। ये आ जाएगा तो ये भी कभी बहुत से बच्चों को परेशान कर देगा, ठीक। और ये जो लिंक है ये 221 किलोमीटर की है, ऊपर क्या लिखा था, 100 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ये कुछ चीज़ें याद रखो। और 1980 का जो था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, उसके अंदर अलग अलग बोला गया था कि इस रिवर को उस रिवर से लिंक कर दो, ऐसे करके एक प्लान बनाया गया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब जाकर शुरू हो पाया है, वो भी फाउंडेशन ले किया गया, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें। इसके अलावा क्रूज भारत मिशन करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये किसने किया, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड ये, ठीक है, जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो पोर्ट शिपिंग वाटरवेज क्रूज भारत मिशन अंडर दिस, इसमें है क्या कि डबल करना है क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को विद इन 5 ईयर्स, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, जॉब कितनी करनी है, ये सब मेंस में कुछ आ जाएगा तब इम्पॉर्टेंट है, और ये इतना वो भी नहीं है कि मेंस में आ जाए, बट इतना याद रखो कि इनिशिएटिव में डबल करने की बात है। क्रूज भारत मिशन में क्रूज जो ट्रैफिक है, डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक, उसको डबल करना है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वगैरह यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और इसके अंदर जो मेन टारगेट्स हैं वो थोड़ा सा देख सकते हो कि पहली बात तो ये 3 फेज़ में है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये चीज़ है। इसके अलावा देखो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 0.5 मिलियन से 1 मिलियन करना है सी क्रूज पैसेंजर को, और रिवर क्रूज पैसेंजर को भी ऐसे ही डबल करना है, क्रूज कॉल्स को भी डबल करना है, क्रूज टर्मिनल्स को भी एक्सपेंड करके यहाँ पे एक तरह से फ्रॉम 2 से 10 करना है, 5 टाइम्स करना है। तो ये सारी चीज़ें, रिवर क्रूज टर्मिनल भी इस तरह से डबल करने हैं, तो ओवरऑल बहुत चीज़ें एक्सपेंड करनी है। तो मेन याद रखो कि डबल करना है क्या, क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को क्रूज भारत मिशन के अंतर्गत, ठीक। इसके अलावा नेशनल रिवर एंड अलग मतलब प्रोजेक्ट्स के नाम पे हमने यहाँ जम्मू कश्मीर के 2-3 इनिशिएटिव हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिसेंटली, जो वहाँ पे चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि चेनाब रेल ब्रिज, आपको पता ही होगा, कटरा से फ्रॉम कटरा इन जम्मू टू श्रीनगर, ये जब जाते हैं तो चेनाब रेल ब्रिज यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। इसके बारे में याद रखना, चेनाब रेल ब्रिज जो है वर्ल्ड का, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। एक रेलवे आर्क ब्रिज होता है और एक केबल वाला ब्रिज होता है, केबल स्टेड ब्रिज, ठीक। ये याद रखना, ए और सी, के रेलवे आर्क ब्रिज और रेलवे केबल स्टेड ब्रिज। तो आर्क ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज, ठीक है, आर्क ब्रिज और केबल स्टेड ब्रिज, ठीक। तो जो पहला है यानी जो चेनाब ब्रिज है, अब ए को सी से जोड़ दो और सी को ए से जोड़ दो, ठीक है। तो लेट मी गिव दिस कंक्लूजन कि ए और सी, ठीक है, ये एक आर्क ब्रिज है, एक
केबल स्टेड ब्रिज है। जो आर्क ब्रिज है वो सी है यानी चेनाब है, और जो केबल स्टेड है वो ए है यानी अंजी ब्रिज है। अंजी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर ओनली, और अंजी पर भी एक ब्रिज वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन उसका किया। तो ए सी ए जो आर्क्ड ब्रिज है वो चेनाब के ऊपर है, और जो केबल स्टेड है वो अंजी रिवर के ऊपर है, उसको अंजी ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज, दिस इज हाउ यू नीड टू कोरिलेट द थिंग्स, रिमेंबर द थिंग्स। जहाँ पे भी चीज़ें हैं इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक, अब याद तो कर लिया, लेकिन है क्या ये तो पढ़ा ही नहीं। तो रेलवे, जो चेनाब रेलवे ब्रिज है वो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक, और इसकी हाइट है 359 मीटर। ठीक, याद रखना। दूसरे वाले की कितनी है? 331 मीटर। तो हो वही है। और दूसरा वाला भी केबल स्टेड नहीं बनाया जा रहा था, आर्क वाला ही बना रहे थे, बट वो ज्योग्राफिकल रीजन से बन नहीं पाया और उस वजह से हमने केबल स्टेड बना दिया। बस, इससे ज़्यादा डिटेल ना तो वो पूछेगा और ना ही आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक, बस इतना याद रख लो कि जम्मू, और हमने जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू में जो मेन रीजन है वो आपका कटरा रहता है एक तरह से, और जम्मू रहता है, और कश्मीर में श्रीनगर। उन्हीं को जोड़ने का एक तरह से कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 359 मीटर इसकी वो है। ठीक, जो हमने यहाँ देख लिया। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत ही चीज़ों को, जैसे अब ऑब्वियसली वहाँ पे बनाया जा रहा है तो ब्लास्ट प्रूफ बनाया जा रहा है, और जो जोन 5 में अर्थक्वेक आएगा उसको संभालने के लिए, और 266 किलोमीटर इतनी तेज हवा को भी संभालने के लिए। अब होगा क्या कि कटरा और श्रीनगर, मैंने क्या बोला, जम्मू में कटरा है और कश्मीर में श्रीनगर है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हो जा रहा है 2-3 घंटे का यहाँ टाइम लगेगा। 2-3 घंटे से रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब पहले 6-7 घंटे लगते होंगे, वो कम हो गया इस ब्रिज की वजह से। ठीक, ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ऐसे ही अंजी ब्रिज है तो इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज है, अब ये याद रखना। ठीक है, पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना, और टाइप्स इनके याद रखना कि कैसे कैसे टाइप्स के हैं। ठीक, इंडिया का पहला है, ये चीज़ याद रखना। अंजी रिवर पे है, ये ट्रिब्यूटरी है, केबल स्टेड है, 725 मीटर लेंथ है, इस वाले की 1315 मीटर लेंथ थी, तो ये चीज़ याद रखना है। 1-1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 1-1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, एक 359 का मीटर का हाइट है, एक 321 का, इस तरह से कुछ याद रखना। इसके अलावा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक, एंड अदर प्रोजेक्ट्स। अब उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला, तो एक तरह से ये पूरा जो है 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट और रोड बनाई गई। और यहाँ से होगा क्या कि ये डेवलपमेंट होके जब वंदे भारत वगैरह चलने लगेगी, वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर, बार बार वही बातें हो रही हैं, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस खास बात याद रखना कि यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस भी कटरा में श्री माता वैष्णो देवी नाम से बनाया गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी NFSU और सेंट्रल फॉरेंसिक सिक्योरिटी लेबोरेटरी के कैंपस जो हैं वो छत्तीसगढ़ में बने हैं, रायपुर में। ठीक है, अभी रिसेंटली प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स में, थोड़ा सिक्योरिटी और थोड़ा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये गढ़चिरौली वगैरह जगह नाम मेंशन थे, तो इस तरह से थोड़ा बहुत सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर पता होना चाहिए। बस इतना ही याद जानना है, डेटा पैसे वो सब छोड़ो उसको। बस कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, वहीं पर। ठीक, इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन स्कीम, रिसेंटली 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन बनाए गए, अमृत भारत रेलवे स्टेशन। ठीक है, मेनली अगर आपको पता है जब अंग्रेज गए थे तो अंग्रेज 2 चीज़ें छोड़ के गए थे, एक थी इंडियन रेलवेज और दूसरा था UPSC और स्टेट PCS एग्जाम्स हम कह सकते हैं। ठीक, तो UPSC और रेलवे छोड़ के गए थे, तो जो UPSC है वो तो अपना रिफॉर्म कर नहीं रहा, तो जो रिफॉर्म करने का दूसरा तरीका बचा वो रेलवे में रिफॉर्म्स का बचा। ठीक है, ताकि हम भी अपनी लेगेसी, कुछ कॉलोनियल लेगेसी हटा के बना पाएँ, तो इसलिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम आई थी। यहाँ पे 2022 की इनिशिएटिव स्कीम है। ठीक है, याद रखना। अब अमृत भारत, देखो इसमें नाम में ही आ रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम 22। ठीक, 22 ए हटा दो, A22। ठीक, BSS 22। तो ऐसे याद रख लेना, और ऐसे ही याद करोगे तभी होगा, अदरवाइज कोई नहीं याद कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ईयर कौन सी थी क्या थी, और वो बस आपको क्रोनोलॉजी लगानी है। आजकल तो ईयर भी नहीं पूछ रहा, क्रोनोलॉजी में बस थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। कोविड के बाद 22 आता है, 2022, और तब आई थी ये स्कीम। ठीक, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है। रीडेवलप कितने किए जाएंगे? 1309। ऊपर हमने 1300 से कुछ और देखा था क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? 1315 मीटर का वो था, और
1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, और वो 1 किलोमीटर से थोड़ा कम 700 के अराउंड वो था। बट याद नहीं रखना है, बट थोड़ा बहुत अंदाज़ा, नंबर्स का कभी भी अवॉइड मत करो कि नहीं हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं पुराने, हम याद नहीं करते चीज़ों को। जहाँ हो जाए थोड़ा बहुत अंदाज़ा रखना चाहिए। ऑफिसर भी बन जाओगे तो थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रिक्ट का पता होना ही चाहिए, डेटा फैक्ट के भाई कितनी पॉपुलेशन है, कितना क्या है, ठीक है। तो ऐसे इतना ज़्यादा वो नहीं याद नहीं करेंगे, याद बाद में भी करना होता है कि कौन सा पुल कितना दूर है, डिस्ट्रिक्ट का लंबाई चौड़ाई कितनी है, या कुछ भी थोड़ा बहुत कहीं पे भी डेटा, पैसे वैसे का तो हिसाब रखोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि 2-4 करोड़ का गायब हो गया, 100 करोड़ का इनिशिएटिव था, 99 करोड़ याद है, 1 करोड़ पता नहीं कहाँ गया। तो इस तरह से याद रखना होता है। वेव समिट 2025, ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई। वेव्स का फुल फॉर्म पहले देखो, वेव्स का फुल फॉर्म बताओ कंप्यूटर स्क्रीन। वेव्स का जो फुल फॉर्म है वो ये रहा, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली जो इंडस्ट्री है, ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट क्रिएटिविटी, इस चीज़ को बोला जाता है ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक। ये क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑरेंज इकोनॉमी वाले कीवर्ड याद रखना। यहाँ पे क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होती है। तो आर्ट एंड कल्चर जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो वहाँ पे भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटर्स इकोनॉमी। और ये इसकी वेव्स की थीम क्या थी, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन, तो बस यहाँ पे इम्यूनाइजेशन वीक चल रहा था अप्रैल में, और मीजल्स रूबेला को एलिमिनेट करना है बाय 2026, याद रखना 2026 है ये टारगेट ईयर, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी, 2026 याद रखना है यहाँ पे, ठीक। तो मीजल्स रूबेला, ठीक। तो याद रखना, याद नहीं होगा ऑब्वियसली, याद नहीं होगा तो बस ऐसे याद रख लो कि अगले जो 2 यूपी के इलेक्शन होंगे उसमें हम ये सोच के वोट डालेंगे कि ये वाला इनिशिएटिव पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ऑब्वियसली आप वोट तो बहुत तरीकों से सोचोगे, बट ऐसे याद कर लो कि 2027 में यूपी के इलेक्शन है, 1 साल पहले हम देखेंगे मीजल्स रूबेला का क्या हुआ, ठीक। उसके हिसाब से वोट करेंगे इस साल। करो तो कैसे भी करो, बट याद कर लो ऐसे, ठीक। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स। बस इसका ठीक है डेटा फेटा, ठीक है, देख लेना यहाँ पे। काशी तमिल समागम, आपको पता है काशी बनारस है और तमिलनाडु है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है कल्चरल फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज। और इस तरह से डीप रूटेड जो काशी और तमिल का समागम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें होती हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, रेशियलिज्म और कोई भी इस तरह से जो सोशल इशूज़ हैं सोसाइटी वाले टॉपिक में, वहाँ ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत का यहाँ पे पार्ट है काशी तमिल समागम, ठीक है। होता क्या है, विटनेस महाकुंभ इन द प्रयागराज इस बार न्यूली इनॉग्रेटेड। तो इस तरह से ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, बस याद रखना एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको ऑर्गेनाइज कराती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कोई और, ठीक। इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ये रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत बोरिंग चीज़ है, मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च तो मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना याद रख लो, थोड़ा थोड़ा देख लो। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन लाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसकी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग की जाती है, जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, कहाँ पे, स्कूल, स्टेट्स और यूटी में, ठीक है। और ये एनईपी और एसडीजी को ध्यान में रखता है। बिल्कुल बोल बच्चन वाली चीज़ें, फालतू के पेज भरते हैं ये लोग। सिंपल इतना दे दो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है इनिशिएटिव, 6 डोमेन में काम करता है, ये भी नहीं जानना है। लर्निंग आउटकम, एक्सेस इंफ्रा, ये वो ट्रेनिंग, तो ये वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें कॉमन है कि कोई भी एजुकेशन का इनिशिएटिव होगा, चाहे वो NIRF रैंकिंग हो चाहे कुछ हो, लर्निंग आउटकम, एक्सेस इंफ्रा, फैसिलिटी, इन्हीं की बात होती है, ठीक। तो यहाँ पे 100 एक स्केल है 1000 पॉइंट्स की, एंड ग्रेडेड इनटू 10 बैंड्स रेंजिंग फ्रॉम दक्ष टू आकांक्षी 3, ठीक है। तो इस तरह से 10 बैंड में डिवाइड है, 1000 पॉइंट पे है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग कैसे करेंगे, 10 ग्रेड में डिवाइड करेंगे, दक्ष से लेके, दक्ष मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, और दक्ष मतलब जो टॉपर हो, और इन जो लोएस्ट होगा उसको हम आजकल लूजर नहीं बोलते, बॉटम वाला नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उसको बोल देते हैं आकांक्षी राज्य। तो आकांक्षी 3 कैटेगरी। तो इस तरह से है, चंडीगढ़ सिक्योर पहला रैंक, प्लेसिंग इट ऑन द प्रचेष्टा कैटेगरी। तो बस थोड़ा प्रचेष्टा, और यूपी की रैंकिंग देख लो, यूपी को क्या दिया हुआ है। मेघालय को यहाँ पे आकांक्षी 3 में दिया हुआ है लास्ट में कैटेगरी, चंडीगढ़ को टॉपर दिया हुआ है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की, पहले नंबर पे आपका चंडीगढ़ है और लास्ट में मेघालय है, याद रखना। और मेघालय का पड़ोसी त्रिपुरा, पहली न्यूज़ याद करो, 3rd ऐसा राज्य बन गया है जिसने
फुल एजुकेशन और फुल लिटरेसी हासिल कर ली है। तो सारे न्यूज़ में, मेघालय न्यूज़ में, त्रिपुरा न्यूज़ में है, ठीक है, मिजोरम पहला था इसलिए भी न्यूज़ में था। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। और कोई भी स्टेट और यूटी अचीव प्लेसमेंट इन द टॉप 4 बैंड्स, जो टॉप 4 हैं, दक्ष है, उसके बाद उत्कर्ष और 1 2 3 है, उत्कर्ष के अंदर 1, उत्कर्ष के अंदर 2, उत्कर्ष 3, इस तरह से 4 बैंड में तो कोई स्टेट है ही नहीं। ये तो वैसी बात हो गई कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कोई नहीं है टॉप 3 में, तो वही चीज़ हो गई कि यहाँ पे 4 में कोई नहीं है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में, दक्ष उत्कर्ष खाली हैं, ठीक है। उसके बाद मेघालय आकांक्षी 3 में ये है, और चंडीगढ़ जो है वो प्रचेष्ट कैटेगरी में है। बस इतना याद रख लो, इसके बाद याद करने की जरूरत खास है नहीं, ठीक। और गौतम बुद्ध नगर, ये यूपी की स्पेशल, गौतम बुद्ध नगर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन यूपी टू अचीव द हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी, ठीक। और गौतम बुद्ध नगर कौन सी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी है? प्रचेष्टा 1 कैटेगरी, जिसमें चंडीगढ़ भी है, हमने इधर देखा ना 51, मतलब चंडीगढ़ भी प्रचेष्टा 1 है और अपना गौतम बुद्ध नगर भी प्रचेष्टा 1 है। और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा जो बना है वो चंडीगढ़ के मॉडल पे ही बना है एक तरह से, तो आप ऐसे दोनों को याद रख सकते, दोनों प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में है। और गाजियाबाद ने 4th पोजीशन करी है डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, झांसी वाराणसी और ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। बस इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बट आपको ये कैटेगरी पता होनी चाहिए, ठीक है। दक्ष है, उत्कर्ष है, फिर अति उत्तम, उत्कर्ष की कैटेगरी है, फिर उत्तम, अति उत्तम, फिर प्रचेष्टा 1 में चंडीगढ़ है, यूपी का अपना प्रचेष्टा में ये आपका ये आता है गौतम बुद्ध नगर, फिर ये सारे आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, इस तरह से कैटेगरी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी में हो सकता पूछ दे, ठीक है, आकांक्षी, अति उत्तम, दक्ष करके, तो इस तरह से चीज़ें। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 नॉट दैट इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर्ड बाय टाटा ट्रस्ट, ठीक, छोड़ दो, इसके अलावा ना पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ना। और बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस यहाँ पे बात की गई तो कर्नाटका है, और यूपी जो है वो 2nd लास्ट नंबर पे है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के जो पुलिस के परफॉर्मेंस वाली चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक। तो टाटा ट्रस्ट का है। इसके बाद पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी जो डॉल्फिन है वो एक्वेटिक एनिमल है और नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। यहाँ पे नंबर याद रखना 6327 गैंगेटिक डॉल्फिन जो बड़े हैं, जो मतलब यहाँ पे इस साल जो अभी डॉल्फिन का सर्वे हुआ है उसमें मिले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन है गैंगेटिक डॉल्फिन वो यूपी में है, फॉलोड बाय बिहार एंड बंगाल। जबकि जब गंगा रिवर की बात आएगी, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टैटिक भी पढ़ लो, क्योंकि जब गंगा रिवर की आएगी बात और उसके स्ट्रेच देखे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नो डाउट यूपी अगेन है, लेकिन 2nd नंबर पे वेस्ट बंगाल है 520 किलोमीटर, ऐसा एनसीईआरटी में 11th में लिखा है। फिर बिहार है, फिर उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पे बिहार है, ठीक। तो यहाँ यूपी नंबर 1 है, वहाँ पे भी यूपी नंबर 1 है, लेकिन जब रिवर स्ट्रेच की बात आएगी कि कितनी रिवर फ्लो हो रही है तो वेस्ट बंगाल नंबर 2 है, बिहार नंबर 3 है। बट यहाँ जब गंगा के वो डॉल्फिन की बात हो रही है गैंगेटिक डॉल्फिन की, तो बिहार नंबर 2 है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर थोड़ा बहुत, ठीक है, स्टैटिक से कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा यहाँ पे जो कोल्ड स्पॉट कुछ आइडेंटिफाई किए गए। कोल्ड स्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉट स्पॉट का होता है कि ज़्यादा डेंसिटी है बट खतरे में भी है, कोल्ड स्पॉट का मतलब जहाँ कम है। जैसे नरौरा कानपुर जो एरिया है वहाँ 0.1 डॉल्फिन पर किलोमीटर। यहाँ बिहार में देखो, बिहार में अब ये देखो हॉटस्पॉट के नाम पे बिहार आगे है, जबकि नंबर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है लेकिन बिहार आगे है। उसका रीज़न वही है, रीज़न जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नंबर देखो, मान लो कि नंबर यूपी में ज़्यादा है, बिहार में थोड़ा कम है, 100 नंबर कम है, 100 अराउंड 100 कम है। लेकिन जब स्ट्रेच की बात आएगी तो नंबर 1 तो यूपी है, उसके बाद अराउंड 1000+ किलोमीटर कुछ है, फिर दूसरे नंबर पे क्योंकि बंगाल है, और तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है। तो बिहार में रिवर का स्ट्रेच कम है लेकिन नंबर कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई डेंसिटी ज़्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग। तो डेंसिटी जो है वो ज़्यादा कहाँ है? बिहार में है, जो आपके डॉल्फिन है उसकी, ठीक है, इसलिए वो हॉटस्पॉट है। यूपी दूसरे नंबर पे है। तो ये सारी चीज़ें कुछ फैक्चुअल एग्जामिनर ने बहुत डिटेल में बना दिया, तो इस तरह से थोड़ा बहुत आइडिया देख लेना। इसके अलावा हायर एजुकेशन में एक्सपेंडिचर, तो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो ये चीज़ आप देख सकते हो मेंस के लिए। प्रीलिम्स में इतना डिटेल रिपोर्ट के बारे में डिटेल मेरे को नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा बहुत डेटा वगैरह अगर आ भी जाएगा तो वो बहुत टफ आएगा, वो किसी को नहीं पता होगा। ऐसे ही यूडाइस रिपोर्ट, ठीक है, UDIS रिपोर्ट। अब इसमें देखो इनको खुद पता है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने खुद तक हाईलाइट नहीं किया है कि हाईलाइट छोड़ के इन्होंने खुद कुछ हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने दे दिया है ताकि तुम पढ़ के पागल हो जाओ और तुम मतलब ये सोचो कि PCS तो निकलेगा ही नहीं। समझ रहे हो यहाँ पे इनका खेला, ये चीज़ है। इसके अलावा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक। अब यहाँ पे कब हुआ नॉट इम्पॉर्टेंट, पता नहीं क्यों हाईलाइट करते हैं ईयर को, ठीक, डेट को।
तो ये हो गया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इसमें हुआ क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जो है वहाँ पे ये चीज़ सामने आई। इसके पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, 70% से ज़्यादा कैनपी होती है डेंसिटी, कैनपी डेंसिटी 40 से 70 और 10 से 40। ये तो हो गया थोड़ा बहुत खेल। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन और ट्री कैनपी मोर देन 10%। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ जो होती है उसको फॉरेस्ट कवर में करते हैं, बाकी सारा ट्री कवर हो जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो होता है वो ये होता है कैनपी डेंसिटी स्क्रब में लेस देन 10% होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसरो का जो LISS सेंसर है, IRS रिसोर्स सेट है, इन सब से हमने ये डेटा कलेक्ट किया है। ये थोड़ा बहुत पता होने चाहिए एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक में भी। ठीक, अब आ जाओ मेन डाटा पे। मेन डाटा ये है कि 25.17, ये तो बिल्कुल याद कर लेना, ये डेटा ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया। ये पहले 24 पॉइंट कुछ था, 25.17। ठीक, 25.17 एक साथ क्या है 25, तो 21, ये 3 डेटा याद कर लो। 21.76, 3.41, 25.17। एक साथ क्या है, सबका साथ सबका विकास नहीं, एक साथ क्या 25। ठीक है, काम 25 है तो 25.17 ऐसा कुछ भी याद कर लो। 25 एक साथ और ऊपर 21 ये याद कर लो। ठीक है, और बाकी माइनस कर देना ना 3। ठीक है, तो 21, 3 और ये चीज़ हो गई आपकी थोड़ी बहुत जो आपकी चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बाद निमोनिक्स पे आ जाओ। देखो याद किया नहीं तो कोई मतलब नहीं, पढ़ाई वढ़ाई का याद ही नहीं है। तो अब देखो एरिया वाइज अगर देखा जाए, ठीक, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मैक बनेगा। ठीक, मैकेनिकल वाले जो होंगे वो देख लें, नहीं है तो मैकेनिकल मैक याद कर लो। और इधर पे लामा याद कर लो। अभी लामा जी का कुछ, दलाई लामा जो है उनका कोई बर्थडे भी था, आज ही था शायद, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैक लामा याद कर लो। अभी और करोगे, मैं इतनी चीज़ें इसी मैक लामा मैम लामा ऐसे याद करा दूंगा, 4-5 चीज़ें, आपको लगेगा यार याद हो ही गया, या याद कर लेना चाहिए। जब एक चीज़ से 4-5 शिकार हो जाते हैं एक तीर से, तो आप याद कर सकते हो। तो मैक और लामा, मैक में क्या है, मध्य प्रदेश, सबको पता है मध्य प्रदेश नंबर 1 है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़, मैक। ठीक, लामा में क्या है, लक्षद्वीप और मिजोरम, फिर से आ गया मिजोरम, अंडमान निकोबार। ठीक है, इनमें ये क्या है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक, विद रेस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो परसेंटेज में ये हो गया और ये ऐसे हो गया फॉरेस्ट कवर। ये दोनों बातें किसकी हो रही हैं, फॉरेस्ट कवर की, याद रखना। फॉरेस्ट कवर का एरिया वाइज और परसेंट वाइज, एरिया वाइज में मैक और उसमें लामा। और मैक में भी ऐसा नहीं है कि एम देख के महाराष्ट्र सोचने लगोगे, ऑब्वियसली आपको पता है कि महाराष्ट्र में MP में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, दूसरा अरुणाचल है, तीसरा छत्तीसगढ़, तो मैक लामा इस तरह से याद कर लिया। ठीक है, अदरवाइज आपको याद है तो कोई बात ही नहीं। इसके अलावा मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो जैसे इंक्रीज हो रहा होगा तो कोयल ने आवाज़ लगाई। कोयल कैसे बोलते हैं, कू ऐसे करके, तो कू ऊ ओ। ठीक है, तो कोयल ने आवाज़ लगाई। ठीक है, पंचायत में भी आपको पता है कौवे से कोयल की आवाज़ वहाँ पे हो गई थी, अगर देखिए तो। ठीक, तो कोयल की आवाज़ वो जो डोर बेल थी उसमें थी। ठीक है, तो जब भी इंक्रीज होता है, कोई आता है, इंक्रीज हो गया, आ गया, बढ़ गया, तो कोयल की आवाज़ कू। ठीक है, की सी यू, तो कहाँ होगा सी। देखो मैक में लास्ट जो था, जो सबसे ऊपर होता है वो ज़्यादा, जो थर्ड आता है उसको ज़्यादा वो होती है कि नहीं फर्स्ट आ जाऊँ। जो लास्ट में आ रहा है, पास हो रहा है, बस 33% ला रहा है, उसको नहीं होती कि फर्स्ट आ जाऊँ, लेकिन थर्ड वाले को ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है। लास्ट वाला तो बस उतनी ही करता है पास होने लायक। तो थर्ड वाला जो था ना मैक में, सी, वही मेहनत कर रहा है, वही है सी, वही है छत्तीसगढ़, वही ट्राई कर रहा है और उसी ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड कंफ्यूज मत होना, उड़ीसा तो कोई ओ से है ही नहीं वैसे भी, बस यू से याद रखना अपना उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जो बनने की राह पे है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक, तो याद हो गया इतना सारा। फॉरेस्ट कवर में देखो टॉप 3 स्टेट्स याद कर लो, क्या थे सरन मैम, मैक था, यहाँ क्या था, लामा था, मैक लामा। ठीक है, डन है। मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ है, सबसे ज़्यादा कौन भाग रहा है, ये सी जो है, जिसको थर्ड से फर्स्ट आना है, तो सबसे पहले ये सी है, फिर यू अपना यू है और फिर ओ है, कू, ऐसे करके कोयल से याद कर लो। ठीक है, ये सब बकवास इसीलिए होती है ताकि आपको याद रहे, एग्जाम्स में याद आ जाए। कुछ याद ना आए तो ये तो याद आ ही जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम डिक्रीज, अब देखो जो टॉपर था मध्य प्रदेश, वही बेचारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक लेवल के बाद इंक्रीज करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, गिरते तो वही वाली कहावत है ना, गिरते तो साहे सवार, पता नहीं क्या है, मतलब जो ऊपर सवार है किसी चीज वही गिरेंगे, वो क्या करेंगे जो घुटनों के बल चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश तो पहले ही टॉपर है एंड दैट्स व्हाई इट इज
लूजिंग द लाइक इट इज़ शोइंग द मैक्सिमम डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक, तो इस तरह से हो गया। इसके बाद आपका आता है मैक्सिमम ट्री कवर। तो मैक्सिमम ट्री कवर महाराष्ट्र में है, फिर राजस्थान और यूपी। ठीक, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, जो बार बार कन्फ्यूज हो रही थी मैक का मतलब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यहाँ है। ठीक, तो इस तरह से आपके कुछ कुछ चीज़ें हो गई। इसके ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे को मज़ा नहीं आया पूरा बताने में, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इसमें फॉरेस्ट कवर हमने पढ़ा, हमने लेकिन एरिया फॉरेस्ट कवर पढ़ा और ट्री कवर ये देख लिया MRU, लेकिन ट्री कवर का जो मैक्सिमम ट्री कवर है उसमें भी दूसरे नंबर पे ट्री कवर में भी लामा आता है। ये चीज़ मैं यहाँ लिखी नहीं है, बट मेरे को अभी याद आ रही है, बट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, इसलिए मैं ये अवॉइड कर रहा हूँ बताने से। बट जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे MRU फिर से लामा आएगा, और जब टोटल करोगे तो मैम और लामा आएगा। ये टोटल क्या है बता ही देता हूँ, अलग से क्या वीडियो बनाऊंगा। देखो, फॉरेस्ट कवर पढ़ा, मैक लामा। ठीक, फॉरेस्ट कवर पढ़ा, फॉरेस्ट कवर होता क्या हमने पहले ही देख लिया था, मैक लामा। ठीक, ट्री कवर पढ़ा, MRU लामा। MRU लामा में लामा क्या है, लामा वही लक्षद्वीप, मिजोरम और जो आपका तीसरा था, ठीक, अंडमान निकोबार। यहाँ पे ये हो गया MRU, मतलब महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी। जब टोटल कवर देखोगे फॉरेस्ट कवर और एरिया कवर मिला के, तो मैम आ जाएंगी, मैम लामा हो जाएगा। लामा अगेन सेम, लक्षद्वीप, मिजोरम और आपका अंडमान निकोबार, वो तो सेम है, लेकिन जो मैम है उसमें एम और ए सेम है, क्योंकि MP है फिर अरुणाचल है। लेकिन क्योंकि दूसरे वाले का ट्री कवर का टॉपर महाराष्ट्र था और फॉरेस्ट कवर में भी वो ज़्यादा नीचे नहीं था, इसलिए टोटल जब करोगे तो ये वाला एम जो है ये मैम है, ये महाराष्ट्र आ जाएगा। तो मैक लामा, मारू लामा एंड मैम लामा, इस तरह से फॉरेस्ट कवर, एरिया कवर और टोटल कवर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब इंक्रीज की बात आ जाएगी तो कू कर देना, और डिक्रीज की आ जाएगी तो याद कर लेना कि गिरते वही हैं जो, ठीक है, ऊपर हैं वही। ठीक, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी का एक और पार्ट है कि मैन ग्रुप का स्टेटस क्या है। देखो, मैन ग्रुप की जब बात आएगी तो अब मैं बोलूँ कि मैन ग्रुप इन इंडिया, एक वर्ड में मैन ग्रुप बताओ तो आपके दिमाग में आएगा सुंदरवन। ठीक है, या कुछ और आ सकता है, लेकिन सुंदर बनाना चाहिए, ठीक, कायदे में। तो सुंदरवन जैसे आएगा, सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में, तो नंबर 1 हमेशा वेस्ट बंगाल रहेगा मैन ग्रुप में। तो 45% मैन ग्रुप यही है। और एकदम तुरंत दूसरे सुंदरवन या वेस्ट बंगाल क्या है, ईस्ट इंडिया का पार्ट है। कहते वेस्ट हैं बट है ईस्ट इंडिया का पार्ट। वेस्ट इंडिया में चले जाओ टोटल अपोजिट में, किधर पहुंच जाओगे, गुजरात में। जब कहा नहीं जाता था कि इंडिया जो है, इंडिया का जो मैप बनाओगे, तो एक टाइम ऐसा आया था सारे जो कॉर्नर्स थे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के, वहाँ पे वीमेन चीफ मिनिस्टर रहा करती थी। तो ऐसे करके ये दूसरा कोना क्या है, गुजरात। तो दूसरे नंबर पे गुजरात आ जाएगा, देखो 23%। और तीसरे नंबर पे आपका अंडमान एंड निकोबार। ये लामा वाला जो अंडमान है ना, लामा में ए जो था वो अंडमान निकोबार था, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, तो इस तरह से चीज़ों को रिकॉल करते रहो, रिलेट करते रहो, यू विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। ठीक, तो इस तरह से आपका वेस्ट बंगाल और ये गुजरात और ये, ठीक, बिल्कुल। यहाँ पे हर जगह देखो निमोनिक बनाओगे तो निमोनिक की निमोनिक बनानी पड़ेगी, इसलिए हर जगह कभी निमोनिक नहीं बनाना चाहिए। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि कहीं निमोनिक से कर लिया, कहीं कॉमन सेंस से कर लिया, कहीं मैप का यूज़ कर लिया, कहीं थोड़ी दूसरी नॉलेज को यूटिलाइज कर लिया। जैसे मैन ग्रुप में जरूरी थोड़ी ना याद करने बैठो, मैन ग्रुप में सुंदरवन इज इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गंगा का ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वहाँ है, तो डेट्स वाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही ये तो चलो मैन ग्रुप की बात आ गई। ऐसे ही जब हम वेटलैंड की बात करते हैं, मेरे को लेटेस्ट डेटा नहीं पता, बट जब मैंने याद किया था तो ऐसे ही किया था कि वेटलैंड का डेटा है वो उल्टा है मैन ग्रुप का, उसमें नंबर 1 गुजरात है और नंबर 2 वेस्ट बंगाल है। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं और इस तरह से चीज़ें याद की जाती हैं अलग अलग तरीके से। ओके, आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू। बाकी नहीं होगा तो फिर कोई नहीं, फिर तो आप देख ही नहीं रहोगे, अभी तक देख रहे हो तो कुछ तो हेल्पफुल हो ही रहा होगा। एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट, ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगा और मैं आपको भी नहीं सजेस्ट करूँगा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये मैं पढ़ना चाहूँगा और आपको भी पढ़वाना चाहूँगा, क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल इज़ द पार्ट ऑफ योर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी बात आती है तब ये आता है टॉपिक। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल वाले चीज़ में, क्योंकि देखो होता क्या है, थोड़ा सा ज्ञानबाजी करते हैं। होता क्या है कि जो मिनिस्ट्री है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ऐसे करके मिनिस्ट्री है, और ये पर्सनल वाली ही आपकी, इसी के अंदर DPIIT होता है, वो सॉरी DPOT होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है,
और ये डीओपीटी होता है, सॉरी डीपीओटी नहीं, डीओपीटी, ठीक। तो ये देखता है। इसी के अंदर दूसरा होता है ग्रीवेंस वाला पार्ट और एक होता है पेंशन वाला पार्ट। तो पेंशन वाला तो छोड़ो, अभी ग्रीवेंस वाला पार्ट। तो ग्रीवेंस के अंदर इसीलिए ग्रीवेंस इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है सिलेबस का। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो मिनिस्टर हैं वो जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, आपको पता है डीओपीटी में वही हैं। और इसका एक रिपोर्ट आया ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स, ठीक, 2024 जो भी है। और इसने फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल में कौन क्या है वो चीज़ बताई, 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। 10,000 से ज़्यादा ग्रीवेंस वाले स्टेट 2,000 से 10,000 तक, और 2,000 से कम। यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को देखा और यहाँ पे ये चीज़ें बताई। तो पहली कैटेगरी में रैंक 1 जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक, और रैंक 2 पोस्ट है, छोड़ दो, पहला कर लो। यहाँ पे ग्रुप बी में कैग है और ग्रुप सी में आपका दीपम है, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, ठीक। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल में नंबर 1 जो सबसे बड़ा है उसमें एग्रीकल्चर है, ठीक। इतना बस, इससे ज़्यादा कोई काम का नहीं है। निकालता कौन है, ये मिनिस्ट्री का ही डेटा वगैरह है। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड डिजाइन में डार पीजी, जो मैंने अभी कहानी बताई थी ना ये वाली, कि डीओपीटी तो पर्सनल ट्रेनिंग देखता है, आईएएस की वो सब देखता है। ग्रीवेंस वाला जो है यहाँ पे डार पीजी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवेंसेस, डार पीजी। तो डार पीजी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से, ठीक। इसके अलावा ये अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स, अब अगेन अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स, ये मीटिंग वगैरह हुई थी, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, सॉरी इंडेक्स नहीं, कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ हुआ था, गांधीनगर गुजरात में। बस प्लेसेस इन न्यूज़ के नाम पे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा रिसर्च करने नहीं जाओ जो भी, क्योंकि अच्छी चीज़ें होती हैं वो तो वैसे ही आपको मेंस में पता ही है लिखने को, ठीक। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अगेन याद रखो, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का आता है, ठीक, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रोली, ठीक है। इसके अलावा साउथ एशिया, इंडिया रैंक 3rd आफ्टर नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक। इंडियाज पोजीशन इन साउथ एशिया और देख ली हमने। और इंडिया की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस इंडिकेटर्स, इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मेन करना चाहो तो पहले डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, मतलब टॉप 5 हैं, ठीक। रूल ऑफ लॉ डेनमार्क में है, ठीक है, वहाँ कोई भी गलत करता है तो डेन कर देते हैं, ऐसा कुछ भी डेन वैन यूज़ कर लो, ठीक। इसके अलावा नेशनल वाटर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो बेस्ट स्टेट कैटेगरी थी उसमें यूपी नंबर 2 आया, ठीक, और उड़ीसा नंबर 1 आया। नंबर 1 इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, यूपी नंबर 2 आया नेशनल वाटर अवार्ड्स के बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। और बेस्ट स्टेट कैटेगरी में बांदा नंबर 1 आया, ठीक। तो बेस्ट स्टेट में यूपी नंबर 2 आया और बेस्ट स्टेट में बांदा नंबर 1 आया। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है। अगर कोई नई डायग्राम से देखना है तो ये देखो, यूपी नंबर 2 और जो बेस्ट स्टेट की कैटेगरी है, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में कहाँ चला गया, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में ये कौन सी टेबल है, ये विलेज पंचायत अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, हाँ देखो नॉर्थ वाले में जॉइंट विनर बांदा एंड पता नहीं कोई बांदा है बस, ठीक। जॉइंट विनर नहीं, जब जॉइंट विनर हो तो सिर्फ विनर बोलना चाहिए, ठीक। तो दिस इज हाउ इट इज। अब इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में क्या हुआ है कि 3 कैटेगरी होती हैं, 10 लाख वाली, 3 से 10 और 10। इन सब में यूपी का एक स्टेट जो है, सिटी है, वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, SBS याद रखना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात हो रही है। अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की ये बात कहानी है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या था, 2019 में ये चीज़, मतलब क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये 2019 में जब नई सरकार बनी थी उसके बाद ये बना, थोड़ा इस पे फोकस किया गया। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में क्या है, आगरा, फिरोजाबाद और बाराबंकी, सॉरी रायबरेली, ठीक है। तो यहाँ पे AFR याद रख लो, AFR, अफार ऐसे कर कुछ याद कर लो, ठीक। तो अफार है, और अफार में जो कैटेगरी 1 में आगरा नंबर 3 है और बाकी इनमें देखो टॉप पे है फिरोजाबाद और ये, ठीक, सिटीज़ में। इसके बाद SDG इंडिया इंडेक्स। तो SDG इंडिया में यहाँ पे ये वाली रैंकिंग एक बार UPPCS में आई थी और लास्ट के 4-5 पूछे थे, तो कुछ भी ऐसे रूज पूछ देता है उटपटांग। तो नीति आयोग ने रिलीज़ की है SDG इंडेक्स, ठीक। इंडिया इस नेशनल स्कोर रीचिंग 71 की हाईलाइट क्या है, 2018 से शुरू हुई थी, ठीक। और इसमें फिर क्या ही बोला जाए, आपको बस याद रखना है टॉप, यहाँ पे टॉप यूटी चंडीगढ़ है, जैसे चंडीगढ़ वहाँ पे थी, ठीक। कहाँ पे थी, जो आपकी वो वाली कैटेगरी थी अच्छे से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स वाली, ठीक। यहाँ पे उत्तराखंड एंड केरला जॉइंट विनर है, बिहार लोएस्ट, ये याद रखना। उत्तराखंड जनरली नहीं होता है, इसलिए याद रखना इसको अच्छे से। SDG इंडेक्स में उत्तराखंड एंड केरला, ठीक। उत्तराखंड केरला याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक।
ये चीज़, और तमिलनाडु उसके बाद केरला के बाद तमिलनाडु फिर यूपी। तो ये याद रख लेना 4 शुरू की अच्छे से ध्यान से। देन NIRF रैंकिंग, तो इसमें बस IIT वगैरह जो यूपी की हैं, IIT कहाँ गया BHU, यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में देखो 5वें नंबर पे BHU है, ठीक, याद रखना। ऐसे ही जब हम बात करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी ही नहीं इंपॉर्टेंट, टॉप यूनिवर्सिटी बस ध्यान रखो। और रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब मतलब बहुत काम का नहीं है, याद रख पाओ तो कर लो, ठीक है। बाकी इंजीनियरिंग में देखो मद्रास हर बार आता है भैया अभी तक, और रिसर्च में देखो हमेशा IISc रहता है, जब भी देखो तब तो IISc याद रख लो, ठीक। मैनेजमेंट में हमेशा IIM अहमदाबाद रहता है, ये भी याद हो जाएगा। फार्मेसी का इम्पोर्टेंट है नहीं, जामिया हमदर्द ध्यान रख लेना। नेशनल लॉ, बेंगलोर का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वो रैंक 1 हमेशा यही रहता है, तो ये जनरली हमेशा यही रहते हैं, तो इनको देख लो। रिसर्च में हमेशा IISc रहता है, यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा इंजीनियरिंग में जो रहता है वो IIT मद्रास रहता है इस वाली रैंकिंग में, और यूनिवर्सिटीज़ में BHU नंबर 5 है, बस ये याद रख लेना। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स ये कौन निकालता है? बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनका ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किया हाईलाइट टॉप 3 ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले में USA है पहले नंबर पे, ठीक, ये इतना याद रख लो काफ़ी है। इसके बाद QS रैंकिंग जो थी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो यहाँ पे इंडिया 54 एज द 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली। रिप्रेजेंटेड तो इंडिया अच्छा खासा है, लेकिन रैंकिंग में कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जैसे टॉप 100 में कोई नहीं है, बस ये खास बात है यहाँ की कि IIT दिल्ली रैंक 123, ठीक, बस ये है कि टॉप 100 में कोई नहीं है। ये एक गलत मतलब निगेटिव न्यूज़ सी रहती है जब भी ये चीज़ आती है। एयर क्रैश जो हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, एसेज और एथिक्स और कीवर्ड्स जो जो एनेक्डोट्स वगैरह है, वहाँ आप ऑब्वियसली इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, पढ़िए इन चीज़ों को। कभी भी कोई हर चीज़ UPSC और स्टेट PCS में हेल्पफुल होती है, बस उसको ये पता होना चाहिए कैसे करना है। अब इसका प्रीलिम्स का फैक्ट यहाँ से नहीं आने वाला, कितने लोग का क्या हुआ, ये चीज़ें नहीं आएंगी, बट आपको पता होना चाहिए ऐसे वगैरह के लिए चीज़ें, ठीक। यहाँ पे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो थी वो वन ऑफ द सेफेस्ट बोली जाती है, बट यहाँ पे ये चीज़ हुई। और जब भी कोई एयर क्रैश या कुछ होता है तो ब्लैक बॉक्स न्यूज़ में रहता है। ब्लैक बॉक्स जो है 1954 में डेविड वॉरेन, उसने वार्निंग पहले ही दे दी थी कि डेविड वॉरेन जो था उसने ये चीज़ बनाई थी 1954 में। जब भारत रत्न शुरू हुए थे इंडिया में, तब ब्लैक बॉक्स भी शुरू हुआ था। जब राज्यसभा और लोकसभा हिंदी नाम अडॉप्ट किए गए थे, हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट और जो असेंबली होती है उसके, उसी साल 1954 में आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ हुई थी, ठीक है। डेविड वॉरेन याद कर लिया। यहाँ पे होता क्या है, ब्लैक बॉक्स जो होता है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं होता, ब्राइट ऑरेंज होता है। जैसे हमने ऑरेंज इकोनॉमी पढ़ा था आज, तो ऑरेंज भी 2 बार पढ़ लिया आज के न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना ब्लैक बॉक्स के 2 पार्ट होते हैं, DFDR और CBR, 2 R होते हैं। जैसे मेरा R हूँ, एक चैनल R राहुल है, ठीक है, राहुल वाला R है। 2 DVR, एक DFDR और CBR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और ये आपका CBR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये DVDR जो है ना, इसका फ्लाइट का डेटा होता है इसमें, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सिंपली वॉइस रिकॉर्ड करता है। तो डेटा जो है, डेटा क्या क्या होता है, जैसे स्पीड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, इंजन परफॉर्मेंस, हेडिंग, ये सारी चीज़ें, और ये 25 घंटे का रिकॉर्ड इसके पास रहता है। और जो CBR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, ये वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है, तो मेनली 2 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग लास्ट के होते हैं इसके पास। तो अगर ये जैसे मिल जाए तो ये होगा कि लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में वो लोग क्या बोल रहे थे, तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो हम कर तो कुछ नहीं सकते, बाद का तो चीज़ एक तरह से बाद की एक्सरसाइज है ये, बट एक कॉज ऑफ द इंसिडेंट वगैरह, ताकि हम आगे के लिए एक तरह से वो कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें, फिर डिज़ाइन प्लेसमेंट, और ये ब्लैक बॉक्स मेनली इसमें काम की चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए। बाकी बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर याद रखना। इसके अलावा 2 जीनोम एडिटिंग, यहाँ पे 2 जीनोम एडिटिंग राइस वैरायटी वगैरह न्यूज़ में, जैसे DRR राइस 100 एंड पूसा DST राइस 1, ठीक। तो ये 2 बनाए हैं। ICAR, यहाँ पे देखो अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च भी हैदराबाद में है। देखो हैदराबाद के इंस्टीट्यूट भी हम देख रहे हैं साथ में। UPPCS और ROE का अगर PYQ देखोगे, यू विल फाइंड के ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। ICRISAT कहाँ है? हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च कहाँ है? हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। थीमेटिक
पोर्शन का पार्ट है। ऐसे ही एक IARI कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ये याद रखना। इसने क्या बनाया, राइस 1, और जो राइस 100 धान 100 DRR वो कमला जो भी है, कमली, वो यहाँ पे देख लेना, ठीक। तो ये याद रख लेना, ठीक। इसके अलावा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तो कहाँ बना है, लोथल गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अप्रूव किया था डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हेरिटेज मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स। ये बहुत टाइम से बजट में एक बार अनाउंस हुआ था, अब अप्रूव हुआ है, धीरे धीरे बनेगा, फिर फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, फिर इनॉग्रेशन होगा, ठीक। तो ये लाइट हाउस म्यूजियम वगैरह फेज 1 में बनाया जाएगा, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइटशिप बना, फंडेड बाई दिस। तो डायरेक्टर यहाँ पे लाइट हाउस म्यूजियम वगैरह बनाया जाएगा, मेनली नेशनल हेरिटेज मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, नेशनल, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जब द रिच हेरिटेज एंड कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ 2024 में कुछ दिए गए, तो वो क्या क्या दिए गए, थोड़ा थोड़ा नाम देख लो बस, ठीक है। वैसे तो विलियम शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज़ इन द नेम, बट एग्जाम्स में आ जाता है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हॉपफील्ड और हिंटन, ठीक, इन्होंने क्या करा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग। फिजिक्स में क्या चल रहा है, यही चल रहा है ना आज तक, जैसे फॉक चल रहा है, ऐसे ही फिजिक्स में क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है। हॉफमैन और हिंटन, हॉपफील्ड एंड हिंटन, ठीक है, याद रख लेना, हिंटन और हॉपफील्ड के। केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, केमिस्ट्री में देखो यहाँ पे बेकर, डेविड डेमिस और जॉन जंपर, ठीक। तो इस तरह से डेविड बेकर, डेमिस ये, और जॉन जंपर, ठीक है। तो DDLJ तो सबको पता है, ठीक है, बहुत साल हो गया हुए। DDJJ, ठीक है, तो JJ तो सेम ही है, जॉन जंपर, लेकिन यहाँ DD है, डेविड और डेमिस। जैसे मैप नहीं पढ़ते हो तो डेविस स्ट्रेट अलग है और डेनिस स्ट्रेट अलग है, ठीक, समझ रहे हो क्या अंतर है वो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को कि क्या अंतर है डेविस स्ट्रेट और डेनिस स्ट्रेट में। और एक डेनमार्क स्ट्रेट भी होती है, तो ये सारी स्ट्रेट हैं। तो जैसे वहाँ डेविस और डेनिस याद करते हो, यहाँ डेविड और डेमिस याद कर लो, वहाँ से वो याद कर लो, यहाँ से याद कर लो। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया जॉन एम जंपर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो ये तो नाम ही मैं याद कराने में लग गया हूँ। प्रोटीन स्ट्रक्चर और वो सब चीज़ें केमिस्ट्री में इन्होंने यहाँ पे इस पर रिसर्च करी, जो अल्फा फोल्ड क्योंकि होता क्या है कि कोई भी डिजीज़ या कुछ भी होता है ना, तो प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह होती है, उससे डिजीज़ वगैरह होती हैं, तो उसको स्टडी वगैरह किया कि प्रोटीन फोल्ड के बारे में चीज़ें समझने का। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग, प्रोटीन से जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़। इसके अलावा फिजियोलॉजी मेडिसिन में माइक्रो RNA पे किसने किया था, एम्ब्रोज और रुबकुन, ठीक है, एम्ब्रोज और रुबकुन, ठीक, याद रखना, विक्टर एम्ब्रोज, गैरी रुबकुन। तो देखो जब अभी क्या मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन में सेल, एम्ब्रियो है, यही सब तो होती है ना चीज़ें, कीवर्ड्स। तो एम्ब्रोज और रुबकिन, ठीक। तो एम्ब्रो रुबकिन ने क्या है, माइक्रो RNA पे रिसर्च करी। माइक्रो RNA क्या होता है, वो जो मतलब यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन वगैरह को कंट्रोल करता है माइक्रो RNA, इस वजह से ये स्टडी इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर के अंदर हांगकांग, जैसे हांगकांग की लड़ाई होती है ना, ये हांगकांग नहीं है, ये हांगकांग है, हांगकांग। जैसे यूपी में, ईस्ट यूपी जाओगे तो वहाँ कॉलेज नहीं बोलते, वहाँ कॉलेज बोलते हैं, वहाँ हो जाता है वहाँ का, ठीक है। तो इस तरह से ही हांगकांग को अगर उधर बोला है तो हांगकांग बोला जाता है। हांगकांग जो है दैट इज नथिंग बट हांगकांग एक नाम है। और इन्होंने एक लिखा था, इंटेंस पोइटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो हिस्टोरिकल ट्रॉमा और फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये वाली चीज़ इन्होंने इस पर बात करी, और ये आपको पता होना चाहिए। पीस प्राइज में क्या हुआ है, निहोन हिडेनक्यो, ठीक है। जैसे पढ़ते हो ना जापान के आइलैंड्स क्या होते हैं कि होकाइदो, क्यूशू है ना, होकाइदो, क्यूशू है ना, ये सब होते हैं। तो ऐसे हिडेनक्यो, ठीक है, हिडेनक्यो, निहोन हिडेनक्यो ने क्या किया था, इन्होंने बिलीव इन द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक। तो ये चीज़ है ना। और इकोनॉमिक्स के अंदर तो आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स के अंदर तो बहुत पॉपुलर ये वाली चीज़ हुई थी कि नेशन क्यों फेल होते हैं। इसमें मेनली इन्होंने बात करी थी जो स्ट्रक्चर जो होते हैं उनकी इकोनॉमी, पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड ये वाली चीज़। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स की जो सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन के कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लोबलाइजेशन भी है, तो ग्लोबलाइजेशन तभी फ़ायदा करेगा जब इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगे, ठीक है, अदरवाइज तो सब करप्शन और ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे इनका नाम जो ऐसे रखना ना
कि जॉनसन DJR ये आता था, DJR जैसे आर्टिकल आते थे ना न्यूज़ में, तो DJR AJR आता था, सॉरी AJR करके आता था, AJR स्टडीज ऐसे करके जब हिंदू में आर्टिकल तो AJR एसमोंगलू, जॉनसन एंड रॉबिन्सन, एसमंगलू, ठीक है, जैसे एसमंगलू के दो बेटे थे जॉनसन और रॉबिन्सन, ठीक है, जॉनसन बेबी और रॉबिन्सन बेबी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिजिक्स का आपने सिंपल आपको याद है हॉपफील्ड और हिंटन, फिजिक्स में हॉपफील्ड और हिंटन ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क निकाला। केमिस्ट्री में आपने दो DDJ याद कर लिया, डेविड डेमिस और जॉन जंपर, ठीक। इसके अलावा लिटरेचर में आपने हांगकांग याद कर लिया, नोबेल पीस प्राइज में आपने हिडन क्यों याद कर लिया, जैसे हिंडन रिवर है हिडन क्यों कर लो, हिडन क्यों, ठीक, निहोन हिडन को, और यहाँ पे ये कर लिया। तो इस तरह से आपने चीज़ें याद कर ली। वर्ड इंटेलेक्चुअल, ये चीज़ें मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर में याद हो जाए ताकि आपको बाद में ना पढ़ना पड़े। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ऐसे ही वर्ड इकोनॉमिक, ये जो वर्ड एनर्जी आउटलुक है ये कौन निकालता है, IEA, इतना याद रखना। इंडिया जो है वो IEA का मेंबर नहीं है, ये भी याद रखना। इंडिया का बेसिकली बात ये है कि इंडिया जो है वो, क्योंकि IEA जो है ना वो OECD के उसके हेडक्वार्टर में वो रहता है, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर अलग से नहीं है, वो OECD का जो हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में वहीं पे ये अपना वर्क करता है। और इंडिया OECD का भी पार्ट नहीं है और IEA का भी पार्ट नहीं है, ठीक। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी डिमांड और ये सब ये चीज़ें सब प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। इक्रीसेट मैं बार बार बता रहा हूँ चीख के इक्रीसेट हैदराबाद में है, इक्रीसेट हैदराबाद में है, इक्रीसेट आ गया, ठीक। इक्रीसेट जो है क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द साउथ ईस्ट एशियन कल्चर, ये रीजन में बना था और इसका ठीक है MOU वगैरह साइन हुआ है। इसके अलावा भारतीय भाषा अनुभाग, तो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, क्योंकि देखो भाषा वाला चीज़ जब भी आएगी ना तो होम मिनिस्ट्री से ऑड मत समझना, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज रहता है। इस वजह से जो मदर टंग प्रमोशन है, इसीलिए आपने बहुत बार बयान भी सुने होंगे कि होम मिनिस्टर ही उस पर बोलते रहते हैं अलग अलग चीज़ों पे कि हिंदी को हम ये कर देंगे, हिंदी को वो कर देंगे, 3 लैंग्वेज ले आएंगे, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज और प्रमोशन ऑफ मदर टंग, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये सारा चीज़ आपकी होम मिनिस्टर के कंट्रोल में है। जबकि वो मतलब वैसे तो क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में किसी ज़माने में भाषा जो है वो एक इंपॉर्टेंट वो थी और आज भी है, एंड दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपका लैंग्वेज रहता है, ना कि कल्चर या किसी और मिनिस्ट्री में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो भारतीय भाषा अनुभाग इसी मिनिस्ट्री में बनाया गया, इंडियन लैंग्वेज सेक्शन, ठीक। इंदौर जो है वो पहला बैगर फ्री, मतलब यहाँ पे भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बन गया, बैगिंग फ्री इंडिया का इनिशिएटिव है, उसके अंदर यहाँ पे खत्म हो गई बैगिंग, ठीक, याद रखना। इसके अलावा सहयोग इनिशिएटिव, तो सहयोग इनिशिएटिव उड़ीसा का है और ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर अर्बन पुअर को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, सहयोग उड़ीसा का है। बस इतना याद रख लो कहाँ का है और क्या है। अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन इंडिया में अर्बन मतलब एरियाज में स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड भारत बोध केंद्र, तो भारत बोध केंद्र यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेटेड भारत बोध केंद्र एट इंडिया हैबिटेट सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे हैबिटेट लाइब्रेरी और ये सब रिसोर्स सेंटर, क्योंकि बोध मतलब वही इनिशिएटिव नॉलेज कल्चर, तो वो वाली चीज़ बुद्धि से आया बोध। इसके अलावा फर्स्ट स्टेट AI अलर्ट सिस्टम, AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लाया गया है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। किस लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। हमने देखा ना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है, जब हमने मैक पढ़ा था, और हमने फिर जब देखा कि कम ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो आगे कम कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा, फिर मध्य प्रदेश था, क्योंकि गिरते तो वही हैं जो टॉप पे हैं, है ना, वो क्या गिरेंगे जो ज़मीन पे चल रहे हैं, तो वो वाली चीज़ में मैंने याद भी कराया था। तो इसलिए AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, जहाँ पे अलग अलग जिलों में वो चीज़ इम्प्लीमेंट की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल, जियोथर्मल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए पहली नॉर्थ ईस्ट में जो वेल है, जो कुआं सा है, वो यहाँ पे ड्रिल किया गया। सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़ का ये यहाँ पे काम है, और अरुणाचल और दिरांग विच इज सिचुएटेड इन वेस्ट में, वहाँ पे ऐसा हुआ है। PM युवा योजना, PM युवा स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, ये याद रखना। और यहाँ पे है क्या कि इस स्कीम में क्या होगा, स्कीम फॉर ये मेंटरिंग यंग ऑथर्स को सपोर्ट किया जाएगा, इज टू मेंटर यंग ऑथर्स बिलो द एज ऑफ 30, ठीक है। इनको क्या होगा, क्या, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, इसका फुल फॉर्म यही है युवा का, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, तो उनको सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा। ऐसे ही सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है, पंचायत नेत्री, पंचायत की नेताएं,
ठीक है। जब हम हिंदी में नेताइन वर्ड इज ऑल्सो देयर, मतलब हिंदी के अगर पीसीएस का पढ़ोगे, आर पढ़ोगे या मेंस के लिए पढ़ोगे यूपी पीसीएस, तो यू विल फाइंड कि नेताइन इज ऑल्सो वर्ड, पंडिताइन नेताइन, दे आर द ऑफिशियल वर्ड। ऐसा नहीं है ऐसे ही बोल देते हैं गलत वर्ड, वर्तनी शुद्धि में सही है, ठीक है। तो वही नेताइन है ये। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ये है क्या, नेशनल वर्कशॉप दिल्ली में होगी। विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप ट्रेनिंग, जैसे इमेजिन करो मंजू देवी जो पंचायत फुलेरा की जो है, ग्राम पंचायत जो वहाँ की प्रधान है, उनको बुलाया जाए दिल्ली में एक वर्कशॉप के लिए, तो इट विल ऑब्वियसली बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी। तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट, तो इंडिया की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो आजकल के करंट अफेयर में ये हो जाएगा जब मेंस में लिख रहे होगे। और वैसे याद रख लो कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी पहली ये जो यूनिवर्सिटी है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर अमूल के जो फाउंडर थे त्रिभुवन काशीभाई पटेल, त्रिभुवन काशीभाई पटेल, उन्हीं के नाम पे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट करके बनाई जा रही है। और ये इट इज प्रपोज टू एस्टेब्लिश इन द प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इन गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में आनंद में IRMA में ये बनाई जाएगी। इसके अलावा वंतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। जामनगर गुजरात की ये बात है। रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडेशन ने कि यहाँ पे एस्टेब्लिश उन्होंने किया है, रिलायंस ने। हमने देखा होगा न्यूज़ में 3500 एकड़ का है, 2000 स्पीसीज के इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन और उनको घर दिया जाएगा। और लार्जेस्ट एवं रिमार्केबल इनिशिएटिव में चीता कंजर्वेशन भी है और एलिफेंट हॉस्पिटल भी लार्जेस्ट यहाँ बनाया जाएगा। तो वनतारा कोई भी ऐसे प्रोटेक्शन वगैरह की बात है तो वनतारा अगर ऑप्शन में हो तो यू कैन गो विद दैट ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे पानी मित्र नेशनल अवार्ड भी यहाँ पे वनतारा को मिला है, प्रेस्टिजियस पानी मित्र नेशनल अवार्ड, ठीक। ऐसे बहुत सारे मित्र बनाते रहते हैं सरकार वाले, तो ठीक है। आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड, ठीक। ये वय वंदना कार्ड वही आयुष्मान भारत इनिशिएटिव के अंदर दिया जाता है एल्डरली पीपल को, ठीक है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड इज फॉर एल्डरली पीपल, क्योंकि एल्डरली पीपल को वो ओपन कर दी गई है आयुष्मान भारत वाली योजना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया सब कैटेगराइजेशन ऑफ SCs, जैसे जस्टिस जी रोहिणी कमीशन है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ OBC पे आता रहता है, उस पर मतलब रिकमेंडेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी बनाया गया था। ऐसे ही बेंच एडेड बाई यहाँ पे फॉर द मतलब जस्टिस जो है उन्होंने ऐसे करके सब इसको अलाउ करा है, इसको बोला है कि ऐसा होना चाहिए। PM आवास योजना मैंने पहले ही बता दिया था, 2015 की इनिशिएटिव था। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इन पार्टनरशिप NHB यहाँ पे इसका 2.0 वर्जन शुरू किया है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का इनिशिएटिव है और इसी के अंदर अलग अलग मतलब सपोर्ट मिलता है, इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह। समृद्ध प्रोग्राम माइटी ने इसको सेक्रेटरी माइटी ने लॉन्च किया था। स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ माइटी फॉर ये वाला पूरा इसका स्कीम का है वो है, ठीक है। कोर्ट ऑफ स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन डेवलपमेंट, मेनली स्टार्टअप प्रमोशन के लिए माइटी का समृद्ध करके फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। स्टार्टअप एक्सेलरेशन के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर वेलफेयर के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आता है। धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? गुजरात यूनिवर्सिटी के कोलेबोरेशन में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में, गुजरात यूनिवर्सिटी। कॉन्फ्रेंस चीफ गेस्ट ये थे। कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा, ये याद रख लेना बस, थीम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की गाइडलाइन होती हैं उनका रिजल्ट इन द इवेंट ऑफ उद्योग संगम में इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट को बताया और यूपी को टॉप अचीवर बताया। जब मेंस पढ़ते हो ना तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं यूपी में तो हमारा ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है कि यूपी इज़ अ टॉप अचीवर। ये भी कहा जाता है कि ये भी डेटा रहता है कि मतलब अराउंड 186 आउट ऑफ 187 रिफॉर्म जो BRAP ने रिकमेंड किए थे यूपी को वो उसने इम्प्लीमेंट कर दिए, मतलब एक छोड़ा होगा कुछ, सारा इम्प्लीमेंट कर दिया, ये डेटा रहता है। इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम है नंबर 1, सेम गोज विद दिस ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर। ये इनिशिएटिव जो है वो फिशरी डेवलपमेंट वाले जो मिनिस्टर हैं उन्होंने नबार्ड जो की स्टेक होल्डर है और ऑर्गेनिक फिशरीज यहाँ पे प्रमोट की जाएगी। इसके अलावा थर्ड लॉन्च पैड डेवलप हुआ है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में थर्ड लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक। इसके अलावा भारत पोल पोर्टल, देखो CBI है ना वो नोडल एजेंसी है किस चीज़ की? इंटरपोल की, इंटरनेशनल पुलिस की, जिसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस के लियोन, शायद लियोन सिटी में है, लियोन में।
तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सीबीआई नोडल है, तो सीबीआई ने एक पोर्टल बनाया है भारत पोल, जहाँ पे क्या होगा, स्टेट्स कैन पार्टिसिपेट। अब स्टेट जब इस पे सपोर्ट कर देंगे भारत पोल पे, भारत पोल मतलब एक तरह से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ पुलिस तरह से एक चीज़ हो जाएगी, थोड़ा बहुत डेटा वगैरह का जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी बेटर सीमलेस तरीके से, ठीक। इसके अलावा वैक्सीन इनोवेशन के लिए साइंटिफिक कॉन्क्लेव हुई, कहाँ हुई, हैदराबाद में, इतना याद रख लो। लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी और ये जो थे कॉन्क्लेव ऑन डायलॉग ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लाइव स्टॉक सेक्टर नॉर्थ ईस्ट में, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। चरक इनिशिएटिव यहाँ पे याद रखना, चरक इनिशिएटिव किसका है, ये नेशनल नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड का है, ये एक पीएसयू है, कोल इंडिया की एक आर्म है सिंगरौली में, ठीक है। तो सिंगरौली में ये चरक लाई, चरक क्या है, कम्युनिटी हेल्थ और रिस्पॉन्सिव एक्शन कोयलांचल, इन कोयला फॉर कोयलांचल, तो इस पूरे एरिया को कोयलांचल बोल रहे हैं। एनसीएल का है, सिंगरौली का जो एनसीएल है कोल फील्ड कोल इंडिया लिमिटेड का वो है पार्ट, और यहाँ पे सिंगरौली रीजन में हेल्थ के लिए, तो एक तरह से सीएसआर एक्टिविटी वगैरह को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, तो मेंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस जो है, आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ हुई, देहरादून में, जगह इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज़ आर इंपॉर्टेंट है। इसका जो इसका आयुर्वेद वाले का था क्या, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, तो डिजिटल हेल्थ करके इसका वो था जो आपका थीम है, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा सेंटर स्क्रैप नो डिटेंशन पॉलिसी कि ठीक है पहले फेल नहीं करते थे अब करा जाएगा, ठीक। इसके अलावा ग्रामीण भारत महोत्सव, तो यहाँ पे 70,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर बीइंग कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, ग्रामीण भारत महोत्सव के अंतर्गत। दिव्य कला मेला जो है वो हुआ था ना, बहुत फालतू चीज़ें यहाँ पे डली हुई हैं जो कहीं नहीं यूपी से पूछने वाला है, लेवल बहुत बढ़ गया, अब यूपीएससी जैसा क्वेश्चन आने लगे, तो इन सब में नहीं घुसेगा वैसे भी, ठीक। हमारा शौचालय हमारा सम्मान, तो 19 देखो डेट मिल गई, 19 नवंबर, इस दिन 2-3 चीज़ें हैं, एक तो मेंस डे होता है इसी दिन, ठीक, मेंस डे होता है, ठीक, टॉयलेट डे होता है, और वर्ल्ड कप लूजिंग डे भी है इसी दिन फाइनल हुआ था ना, तो इस तरह से याद कर सकते हो। यहाँ क्या है, ये ओडीएफ फ्री और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का एक इनिशिएटिव है, डेट इंपॉर्टेंट थी इसलिए ये न्यूज़ आर्टिकल यहाँ डला हुआ है इसमें मैगजीन में। न्यू ऑफिस बियरर्स ऑफ आईएसए, वी कैन जस्ट गो अबाउट इट, देखो उसने खुद हाईलाइट नहीं किया और ये चाह रहा हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, रूल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ठीक, तो एशियन बुद्धा समिट हुई है और इसका रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और थीम इंपॉर्टेंट है। आयुष मिनिस्टर बाई ब्रेक इमर्जेस एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ आई गॉट प्लेटफॉर्म, ठीक। तो आयुष मिनिस्टर्स का जो बाई ब्रेक है वो इमर्ज हुआ है एज अ टॉप परफॉर्मर ऑन आई गॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है। बाई ब्रेक क्या है, योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस, ये एक इनिशिएटिव था, तो आई गॉट प्लेटफॉर्म में इसको टॉप परफॉर्मर का वो दिया है, ठीक है। बदावन पोर्ट कहाँ है आपको पता है, महाराष्ट्र में है, और नरेंद्र मोदी जी ने लेड द फाउंडेशन ऑफ बदावन, ये प्राइवेट पोर्ट वगैरह होने वाला है, और 76,000 करोड़ में ये बनेगा। बदावन पोर्ट इज प्रोजेक्ट ऐड अ कंटेनर कैपेसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, तो बदावन पोर्ट इज गोइंग टू बी द नॉट प्राइवेट बट मेजर, तो इंडिया 12th मेजर पोर्ट जो है उसमें एक लिस्ट में ऐड होने को है। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल, ठीक, विकसित भारत, ये इसकी ITPO के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया जॉइंट इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, ठीक है, IEEH, ठीक। ऊपर मैंने बोला था इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो अलग चीज़ है, उसमें नहीं है, बट इसमें ये वाली जो एनर्जी एफिशिएंसी हब है इसमें तो है, ठीक। इसके अलावा स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, ठीक है, ये कहाँ बनाया गया है, अंडर द प्रिक्स वर्साइल्स में, वॉज रिलीज अंडर द और लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम कहाँ पे, भुज गुजरात में, यही मेरे को याद आ रहा था। हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस, ये वाला जो अवार्ड है यूनेस्को का, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज़ इन न्यूज़, कहाँ पे है, भुज में है, भुज मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ पे। सेमिकॉन इंडिया 2024 एक्सपो मार्ट में ये चीज़ ऑर्गेनाइज हुई, ठीक, ग्रेटर नोएडा में, ठीक, सेमिकॉन इंडिया 2024। PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, मेनली क्या हो रहा है, पहले जो थी स्कीम वो मतलब जो आपको लोन देती थी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लोग पढ़ रहे हैं, अब क्या है कि यहाँ पे एक नई स्कीम आई है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक, और PM विद्यालक्ष्मी डिजाइन टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री, याद रखना, कोलेट्रल फ्री, गारंटर फ्री लोन अप टू 7.5 लाख, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और ये सबको नहीं मिलेगा, जो
क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है, मतलब जो NIRF रैंकिंग है उसमें जो टॉप 100 और इस तरह से जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ के बच्चों को 7.5 लाख तक का लोन, इंटरेस्ट फ्री, कोलेट्रल फ्री एंड गारंटी फ्री। ठीक है, अब इंटरेस्ट फ्री याद रखना, डिलीट कर देना, एलिमिनेट कर देना कहीं दिख जाए स्टेटमेंट में तो। ठीक, इसके अलावा सुभद्रा अगेन ये इनिशिएटिव उड़ीसा का है और लार्जेस्ट सिंगल वीमेन सेंट्रिक स्कीम, एक्सपेक्टेड टू कवर मोर देन 1 करोड़ वीमेन। और यहाँ पे वही जो अभी हर जगह पैसे बांटे जा रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा था, वही चीज़ सुभद्रा स्कीम जो थी वो उड़ीसा में आई थी। इंडियाज़ फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ब्रिक नेशनल बायो, ये ब्रिक नाबी इन मोहाली चंडीगढ़, बायो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लखपति दीदी, तो यहाँ पे 11 लाख न्यू लखपति दीदीज वर एडेड, रिसेंटली बिकम लखपति। ठीक है, रीसेट प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इसको किया है और यूथ मिनिस्ट्री में आती है, इसका फुल फॉर्म ही सब बता देगा, रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। इसमें है क्या, जो स्पोर्ट्समैन रिटायर हो गए हैं उनको एम्पावरमेंट और उनको ट्रेनिंग करके, उनको ट्रेनिंग देके, उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके उनके पोटेंशियल को यूज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर संन्यास ले लिया है तो हर कोई तो इंडियन क्रिकेट टीम का कोच तो नहीं बन रहा, हर प्लेयर, जैसे कोई बन गया गौतम गंभीर टाइप, बट हर कोई तो नहीं बन रहा, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? जैसे आफ्टर विनिंग दिस वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, राहुल द्रविड़ वाज लाइक, उन्होंने खुद बोला था कि अब तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो लाइक किसी को अगर कुछ कोच वोच कराना हो तो देन आई विल बी देयर। तो इस तरह से कुछ मतलब कैजुअली मजाक में कुछ बोला होगा मे बी, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो खेल चुके हैं और जो अब वो खाली बैठे हुए हैं तो दे कैन टीच एंड दे कैन बिकम कोच और समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए उनको एम्पावरमेंट और ट्रेनिंग करके उनको मतलब उनके पोटेंशियल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ है। गंगा उत्सव, तो यहाँ पे क्या है, चांदी घाट एट हरिद्वार में ये हुआ, 1 डे 1 जीनोम। तो ये वाली चीज़ जो है, ये इनिशिएटिव हाईलाइट द यूनिक बैक्टीरियल स्पीसीज फाउंड इन अवर कंट्री। और रिसेंट ये वही हर दिन में एक वो करो। तो इस तरह से CEO नीति आयोग ने इसको अनाउंस किया था, फॉर्मर CEO ने जो G20 के शेरपा थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की जो यहाँ पे हुई थी वहाँ पे ये अनाउंस हुआ था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली में है। 21st लाइव स्टॉक सेंसस लॉन्च्ड, ये हुई है लॉन्च, लेकिन अभी जो डेटा है वो हम 20th का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना। चिंतन शिविर कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और ये है किसका? चिंता सोच के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मत लगा देना, याद रखना कि दिस इज द इनिशिएटिव दैट इज रिलेटेड टू योर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, तो ये चिंता रिन्यूएबल एनर्जी की है, अपनी माइंडफुलनेस वाली चिंता नहीं है कि कल्चर में रिलेट कर दो। इसके अलावा भारत मोबाइल ग्लोबल एक्सपो, छोड़ो इसको। मिशन मौसम, ठीक है, तो मिशन मौसम जो है, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बना है? ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, ये आपका OP जिंदल ग्लोबल सोनीपत में। ठीक, ये चीज़ है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम। और एक मुरादाबाद में भी न्यूज़ चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाने की। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सोनीपत, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क मुरादाबाद। ECI नेशनल आइकन फॉर PWD, तो किसको बनाया गया? मिस शीतल देवी को ECI का नेशनल आइकन फॉर PWD ये बनाया गया। ठीक है, ECI जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन ऑन 16 दिस। अच्छा, रिसेंटली यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पैरा ओलंपियन राकेश कुमार जी को ये बनाया गया था, नेशनल इलेक्शन कमीशन ने इनको अनाउंस किया था। और इलेक्शन के पहले 16th लोकसभा इलेक्शन के थोड़ा पहले ये शीतल देवी को बनाया था। तो 2 यहाँ पे नाम है। इसके अलावा मिशन मौसम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है, ये चीज़ याद रखना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। और ये इस बार क्वेश्चन भी आया था कि वेदर फॉरकास्ट वगैरह में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और क्या यूपी और इंडिया में है, उससे रिलेटेड कुछ मेंस में आया था। तो ये चीज़ मिशन मौसम आपको याद होनी चाहिए कि ये है क्या, ये विद रिस्पेक्ट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ योर लाइक multifaceted and transformative initiative to tremendously boost India's weather and climate science। ठीक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपना नया फ्लैग और एम्बलम लेके आ गए। तो ब्लू कलर का एक है, ब्लू कलर का ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ब्लू कलर है और फिर ब्लू कलर में गोल्डन कलर का एक बुक रखी हुई है एंड देन उस बुक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक इमेज है एंड देन उसके ऊपर आपका अशोक चक्र है। ठीक, तो इस तरह से गोल्डन कलर और ये सारी चीज़ें इसके। और उसमें एक कोट लिखा हुआ है, एक कीवर्ड ये लिखा है, यतो धर्मस्ततो जया, यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं धर्म की जीत हो। वेयर देयर इज अ धर्म देयर इज अ विक्ट्री। ठीक,
तो ये है सुप्रीम कोर्ट 75th एनिवर्सरी कॉइन और ये सब कुछ आ गया था, तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो आज हमने इस वीडियो में नेशनल अफेयर्स जो आपका था वो पूरा कर दिया है, और यहाँ तक अगर आप रुके हुए हैं, सुन रहे हैं लेक्चर को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और बाकी यूट्यूब एक यूपीपीसीएस का अलग से मैं चैनल क्रिएट कर दूंगा, तो अगर आप चाहेंगे तो हम उसको भी वहाँ पे क्रिएट करेंगे यूपीपीसीएस से रिलेटेड। आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल। मैंने ट्राई किया कि जितना क्रिस्प और जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बताऊं, बाकी पूरा रीडिंग करने के लिए आप आराम से पढ़ सकते हैं, बट इसको एक बार देख के हाईलाइटेड इसको अगर पढ़ेंगे तो ईजिली यू विल बी एबल टू गेट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर अपकमिंग यूपीपीसीएस एंड ROARO and BPSC exam. Thank you so much and have a great day.